गया है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं। अली है, इन्होंने एक क्वेश्चन हमसे किया है। वो ये पूछ रहे हैं कि हैज़ अ न्यू बिगिनर एक सेलर जो है अलीबाबा पे, वो रैंक कैसे होगा या उस पर ट्रस्ट कैसे करेगा कोई पर्सन, या कोई बायर उस पर ट्रस्ट कैसे करेगा। देखें, अलीबाबा पे आना ही एक ट्रस्ट फैक्टर पे डिपेंड करता है। यही एक ट्रस्ट का एलिमेंट है कि आप अलीबाबा पे अवेलेबल हो। अगर आप अलीबाबा पे अवेलेबल नहीं हो या अलीबाबा पे आप हो और आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, तो आप अलीबाबा पे आ ही नहीं सकते। ठीक है, अलीबाबा पे आप आते ही तब हो जब आप प्योरली वेरीफाइड हो, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होते हैं, आपकी वेरिफिकेशन होती है, आपकी वीडियो वेरिफिकेशन होती है, आपका चैनल पार्टनर फिजिकली आपको देखता है, आपसे डिस्कस करता है। जब आपकी कंप्लीट वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है तभी आप अलीबाबा पे साइन अप होते हो, उसके बगैर आप अलीबाबा पे आ नहीं सकते। तो हैज अ बायर, हाँ ये डिपेंड जरूर करता है। अभी आपको मैं अकाउंट दिखाता हूँ, उसके ऊपर ना अकाउंट की हिस्ट्री आ रही होती है, ये 1 ईयर ओल्ड है, 2 ईयर ओल्ड है, 3 ईयर ओल्ड है, उसके फीडबैक्स कितने हैं, उसके रिव्यूज कितने, वो अकाउंट पे डेफिनेटली आता है। पर इट डजंट मीन कि न्यू पर्सन इन नहीं हो सकता। न्यू पर्सन भी इन हो सकता है, डिपेंड अपॉन अपनी प्रेजेंटेशन, कि वो कितना अच्छा प्रेजेंट हो रहा है, कितना अच्छा कम्युनिकेट कर रहा है। क्यों, लास्ट पेपर देखें, एक स्टार से बने हुए हैं, स्टार के सामने ना ईयर लिखे हुए हैं, 3 ईयर, 5 ईयर, वो देखें ईयर्स लिखे हैं। इट मींस ये जो अकाउंट है, ये जो प्रोडक्ट जिस अकाउंट ने लगाई हुई है, वो इतने साल पुराना है। ठीक है, तो जो न्यू, जैसे इसमें लिखा हुआ है 3 ईयर, ठीक है, उसके साथ लिखा हुआ है 2 ईयर। तो जो अकाउंट जितने साल पुराना होता है, उसकी ईयर की, उसकी एज आ रही होती है यहाँ पे। जो न्यू होगा उसका 1 ईयर आ रहा होगा, जो सेकंड होगा वो 2 ईयर आ रहा होगा, जो थर्ड होगा वो 3 ईयर पे होगा। ठीक है, तो ये ईयर बाय ईयर आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, बट इट डजंट मीन कि जो न्यू ईयर है, जो 1 ईयर पे है, उसको ऑर्डर्स नहीं मिलते, उसको भी ऑर्डर मिलते हैं, उस पर कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है उस पर्सन को। 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आपकी प्रेजेंटेशन, कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरह हाईली ऑप्टिमाइज करके प्रेजेंट कर रहे हो। नंबर 2, आपकी कम्युनिकेशन, क्योंकि अलीबाबा पे ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस होते हैं, होते भी हैं, ऐसा नहीं है, पर उसकी रेशो बहुत कम है। ऑर्डर जब प्लेस होते हैं, जब एक बायर आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आपसे कस्टमाइजेशंस के ऊपर डिस्कस करेगा, आपसे प्राइस में नेगोशिएशन करेगा, तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है आपकी कितनी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है और कितनी प्रोफेशनल जो टर्म्स है उसका आपको पता है। फॉर एग्जांपल, एक बायर आपको कहता है कि मुझे एक्स वर्क प्राइस दे दो, ठीक है, अब आप कहोगे यार प्राइस का तो समझ आ रहा है, ये एक्स क्या है, ठीक है, या वो आपको कहता है कि डीडीपी प्राइस दे दो, अब आप कहोगे यार प्राइस तो समझ आ रहा है, ये डीडीपी क्या है, ठीक है। या एक पर्सन आपको कहता है कि इंश्योरेंस का वो टर्म बोलता है आपसे, या कोई आपसे कोई सर्टिफिकेट्स के बारे में आपसे डिस्कस करता है, या फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि मुझे ISO 8442 दे दो। अब 8442-1 क्या है, 844-2 क्या है, ये सर्टिफिकेट्स के नेम है, ये आपको क्या हो। अब तो खैर चैट जीपीटी से भी काफी हेल्प आउट आप ले सकते हो साथ साथ कम्युनिकेशन में, बट अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन का पता है, जितनी डीप नॉलेज आपके पास है, उतनी अच्छी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, सो कम्युनिकेशन भी बहुत हद तक डिपेंड करती है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोडक्ट नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट डिपेंड करती है। अब एक पर्सन आपसे प्रोडक्ट के बारे में ऐसी क्वेश्चंस करता है जो सिर्फ मैन्युफैक्चर, मैं अक्सर जो बात करता हूँ ना कि आप बीइंग का मैन्युफैक्चरर अच्छी एक्सपोर्ट कर सकते हो, इट डजंट मीन, उसका उसका मतलब पता है क्या है, उसका मतलब ये होता है एक मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्ट को बहुत हद तक जानता होता है, एक ट्रेडर उस प्रोडक्ट को उतनी हद तक नहीं जान सकता जो मैन्युफैक्चरर जानता है अपनी प्रोडक्ट को। नंबर 2, एक मैन्युफैक्चरर अच्छी कस्टमाइजेशन दे सकता है, एक ट्रेडर अच्छी कस्टमाइजेशन नहीं दे सकता हर प्रोडक्ट के एरिया में। नंबर 3, जो प्राइस मैन्युफैक्चरर दे सकता है वो प्राइस ट्रेडर नहीं दे सकता। तो मैन्युफैक्चरर को बताना नहीं पड़ता मैं मैन्युफैक्चरर हूं या नहीं हूं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से और उसकी वे ऑफ टॉक से ही वो बता देता है कि वो मैन्युफैक्चरर है या नहीं। ठीक है, सो इसलिए इट डजंट मीन कि देखें अगेन, अब जो यंग बच्चे होंगे या मेरे जैसे, या मैंने जब स्टार्ट किया था मैं भी मैन्युफैक्चर नहीं था, तो इट डजंट मीन कि आपके पास मार्केट में गैप नहीं है, आपके पास भी है गैप, पर आपने फिर मैन्युफैक्चरर से इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिल्ड करने हैं कि वो आपको अच्छी प्राइसेस दे, आपको प्रोडक्ट का बहुत हद तक। अब मैं जैसे नाइफ से स्टार्ट किया था, मैंने MCS किया था और मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा था, मैं लाहौर से वापस आके छुरियां बनाना शुरू हो जाता था कि यार मुझे, इस डजंट मीन कि मैं छुरियां बना रहा हूँ, इट मींस मुझे प्रोडक्ट नॉलेज हो कि ये बनती कैसे है, इसका रॉ मटेरियल कैसे बनता है, इसमें इसके जो मेन इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये इसके जो फेजेस हैं, उस फेजेस का मुझे पता होना चाहिए, जाके जब मैं बात करूँ मुझे उस फेजेस का पता होना चाहिए। ठीक है, सो आपको अगर प्रोडक्ट नॉलेज है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और आपका प्राइसेस अच्छी है, तो आप न्यू ईयर, आप जो फर्स्ट ईयर होता है वो भी एक अच्छे सेलर को बीट कर रहा होता है। नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स तक ना मेरा रेस्ट ऑफ जितने भी
रह गया ना पीपीटी, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर हम लेंगे। और मैं चाहूँगा कि 70% या 80% लोग क्वेश्चन ज़रूर करें जितने भी यहाँ बैठे हैं, कि वो क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, प्लीज़। और सेकेंडली, अभी हबीब जो बात कर रहा था कि अकाउंट जब नया लेंगे तो 1 ईयर लिखा आएगा, ओके। 1 ईयर का डजंट मीन ये नहीं है कि आपको ऑर्डर नहीं आएंगे। अली आप जरा अलीबाबा ओपन करें प्लीज, और एक प्रोडक्ट ओपन करें। मैं आपको अलीबाबा अपना दिखाता हूँ कि मेरे फर्स्ट पहले साल जब मेरा था, तो मुझे पहले 10 महीने ऑर्डर नहीं आया था, ठीक है। लेकिन आखिरी जब 2 महीने रह गए थे रिन्यूअल के, मुझे ऑर्डर इतने ज्यादा आ गए कि मेरे अगले रिन्यूअल की फीस के भी पैसे मुझे बच गए, ठीक है। अब मेरे ये अकाउंट पे देखें लिखा हुआ है 6 इयर्स, ठीक है। 5 ईयर लिखा है लेकिन ये छठा साल है मेरा, ठीक है। उसके बाद ये मेरे स्टार देखें, ये मेरे 5 स्टार है। अगर आप इसकी ग्रोथ में जाएंगे, अली प्लीज वो देखो नीचे ग्रोथ है, हाँ इस ग्रोथ में जाएंगे तो ये चीजें हमें 5 स्टार को मेंटेन कैसे करना है। ये 5 स्टार होगा तो आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर आएगी, अदरवाइज आपकी फर्स्ट पेज पर नहीं आएगी। इसको मेंटेन रखना है। कैसे मेंटेन रखना है? आपने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग मैक्सिमम करनी है जितनी हो सके, हाई क्वालिटी। सेकंड बार में देखें जो फुल है वो क्या है, यानी मार्केटिंग। आपकी जो मार्केटिंग है, नंबर ऑफ यूनिक विजिटर्स इन 30 डेज। मार्केटिंग का मतलब एड्स नहीं है, ये एड्स नहीं होते। ये देखें नंबर ऑफ यूनिक बायर्स हैं मेरे नीचे, नीचे इसको भी मैंने मेंटेन रखा हुआ है। और उसके बाद आता है कि आपका रिस्पांस टाइम क्या होता है, ओके। नंबर ऑफ बायर्स हु रिप्लाइड, ओके। यानी कि मैंने हर क्लाइंट को 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई करना है। रिस्पांस टाइम मेरा 98% से 100% होना चाहिए। 98% से नीचे जाएगा तो मेरे स्टार नीचे आ जाएंगे। फिर वो आएगा लास्ट 30 डेज में मुझे कितने ये ऑर्डर जो आए हैं, वो कितने ऑर्डर लिखे हुए हैं हबीब अली, हाँ 12 ऑर्डर आए हैं। उसकी अमाउंट लिखी हुई है कि 12 ऑर्डर मेरे लास्ट 3 मंथ में आए हैं। अच्छा, ये वो ऑर्डर हैं जो थ्रू अलीबाबा मैंने मेच्योर किए हैं, ठीक है। इसके अलावा पिछले 6 सालों में अलीबाबा से कन्वर्ट होकर जो अली व्हाट्सएप पे मेरे पास क्लाइंट आ गए हुए हैं ना, वो की तो इंतहा ही बहुत है, वो एक अलग है। आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि क्लाइंट आपके पास यहां आएंगे। आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप कम्युनिकेट बायर के साथ कैसे करते हैं। आपको प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं है, जैसे हबीब ने बताया कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, आके नाइफ बना रहा था, क्यों? क्योंकि इसने नाइफ बेची और इसको पता है। क्लाइंट पूछता है कौन सा लोहा यूज हुआ है, क्लाइंट पूछता है कौन सा स्टील है और को क्या हार्डनेस है, थिकनेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इसको पता होनी चाहिए। आपको प्रोडक्ट कैसे बनती है 0 to 10 तक आपको सारा पता होना चाहिए। ये मेरी मिनी वेबसाइट है व्हाट्सएप के ऊपर, अगर आप देखें इसी तरह ये सबकी ऐसे ही मिनी वेबसाइट बनती है और सारा थ्रू आउट सारा नीचे इसको डिजाइन किया जाता है। क्योंकि सबसे पहले क्लाइंट अलीबाबा पर जाता है ना जब, तो वो आपकी ये मिनी वेबसाइट देखता है। जब आप अलीबाबा सब्सक्राइब करेंगे लेट्स सपोज, तो जिनसे आप करेंगे वही आपको ये डिजाइन भी करके देंगे। ये आपको खुद डिजाइन करनी नहीं पड़ेगी, आपको जस्ट अपनी प्रोडक्ट्स देनी पड़ेंगी, ओके। और ये चीजें जो हैं ये आपने अपने माइंड में रखनी है। और सेकेंडली अब आ जाते हैं, देखिए अब मैंने मेरे ये फीडबैक्स भी देख लें आप, और ये क्लाइंट्स के सारे स्टार्स भी हैं। ये वो हैं जो क्लाइंट अलीबाबा से मेरे पास थ्रू पेमेंट की हुई है, ठीक है। आज से 5 साल पहले ट्रेड इंश्योरेंस नहीं था, ओके, जैसे हबीब ने भी बताया। हबीब तो अभी साल हुआ है ना इसको, ये भी रिसेंटली अलीबाबा लिया है। मैं तो पिछले 6 साल से हूं ना, तो 5 साल तक ट्रेड इंश्योरेंस नहीं था। क्लाइंट जब मुझसे डील कर लेता था तो क्लाइंट मुझे बोलता था हाउ टू पे, ठीक है। वो मुझे कहता था कि मुझे इनवॉइस भेजो थ्रू अलीबाबा। हमारे पास ट्रेड इंश्योरेंस थी नहीं, क्योंकि अलीबाबा ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ जो भी है मामला तो अभी तय नहीं थे हुए। तो हमें प्रॉब्लम होती थी, कन्विंस करना पड़ता था कि पेपाल पर आ जाओ। फिर पेपाल भी पाकिस्तान में नहीं बनता, हमें किसी और की एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। हर्डल्स थी, लेकिन विदाउट ट्रेड इंश्योरेंस 5 साल मैंने सरवाइव किया अलीबाबा पे।
इसका क्या मतलब है कि मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग क्लाइंट को ऐसी की है, ऐसी बातचीत उसके साथ की है, उसको कन्विंस कर लिया कि वो मेरे पेमेंट मेरे बैंक में करे, मुझ पर ट्रस्ट करे। वो ट्रस्ट मुझे मिलके, मेरी खाला का बेटा तो है नहीं, रिश्तेदार तो है नहीं ना, मैं जानने वाला है, उसे ट्रस्ट कैसे किया? मैंने जैसे आपको बताया, ट्रस्ट डेवलप आपने करना है अपनी प्रेजेंस से, ठीक है। और आपके टाइम में अब फायदा यह है कि ट्रेड इंश्योरेंस आ गई है। अब क्लाइंट डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकता है, ऐड टू कार्ड भी अलीबाबा में कर सकता है, और आप उनको यहां से इनवॉइस बना के भी बेच सकते हैं। और आपकी अमाउंट जो है वो आपके पाकिस्तान के किसी भी बैंक में अकाउंट, आपका बिजनेस होना चाहिए, उसमें आपकी अमाउंट आएगी। ओके, ये एक बेनिफिट है ट्रेड इंश्योरेंस का। व्हाट इज ट्रेड इंश्योरेंस? ही मैंने पेमेंट मेथड मैंने आपको बता दिया है। और इसमें जो है आपका कार्ड लगेगा, और इसमें प्लस आपका वो जो है आईपीएल नंबर चाहिए, सिंपल जो है, ठीक है, वो आपका लगेगा बिजनेस का आपका, इसमें आपकी पेमेंट आएगी। अच्छा, उसके बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लॉजिस्टिक के इनको टर्म्स ना। अब हबीब आप अली वो वहां पे जाना जरा, ऑर्डर्स में जाना और क्रिएट इनवाइस करना। लेट्स सपोज जैसे ही अगर आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाती है इनवाइसेस में, ठीक है, आप जाते हैं ऑर्डर में, वो देखें ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट ऑर्डर, आपने क्रिएट ऑर्डर को क्लिक कर देना है। ओके, पहले ये ऑप्शन नहीं आती थी, पिछले 4 महीने से अब आना स्टार्ट हो गई है। ओके, यहां पर हमने बायर का ईमेल लिखना है, नेम लिखना है, फोन नंबर लिखना है, और हमने ऐड प्रोडक्ट कर देनी है जो उसने प्रोडक्ट हमसे परचेज की है। ओके, ऐड प्रोडक्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे, अभी थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो मेरे भाई। ओके, अब यहां पर ये देखें लॉजिस्टिक की शिपिंग की, ये कह रहा है एक्सप्रेस, सी फ्राइट, एयर फ्राइट या लैंड। ठीक है, एक्सप्रेस क्या होता है? यही हमारे डीएचएल होता है, हमारा यूपीएस होता है, हमारा फेडेक्स होता है। ठीक है, हमने एक्सप्रेस वेज के साथ काम करना है, मोस्टली कंटेनर भेजना, तो वो जाहिर सी बात है हम उसमें जाएंगे सी फ्राइट में। ठीक है, मैंने अगर बाय एयरशिप करना है तो मैं एक्सप्रेस को क्लिक करूंगा। ओके, एक्सप्रेस को क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन लिखी हुई है क्या? शिप आफ्टर सप्लायर रिसीव द इनिशियल पेमेंट। ओके, हम इसको क्लिक करेंगे। इनिशियल पेमेंट में हम कंप्लीट इनवॉइस के अमाउंट लिखेंगे। अगर $1000 की अमाउंट हमारी उनके साथ तय हुई है, $2000, जितने का भी ऑर्डर है, हम फुल पेमेंट देंगे उससे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है डेज, अगर हम गौर करें, ठीक है, यहां पर हमने फुलफिलमेंट डेज लिखने हैं। डेज का मतलब ये है कि ऑर्डर आज प्लेस हुआ, हमने उसको ये कहना है कि आज से लेकर डिस्पैच होने तक, डिस्पैच से हो से के बाद जितना भी टाइम लगता है उसके डोर तक पहुंचने तक, टोटल टाइम हमने यहां लिखना है, कितने दिनों में तुम्हें पहुंचेगा। ठीक है, वो दिन हमें लिखना है। उसके नीचे आ जाती है इनको टर्म्स। ठीक है, अब इनको टर्म्स ये हैं एक्स वाई, ये ई एक्स डब्ल्यू वगैरह वगैरह सीपीपी है, और उसके अलावा डीडीपी है। ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश थोड़ी सी कीजिएगा कि ये जितने भी इनको टर्म्स है ना, ये रिलेटेड है आपके कस्टम से, कस्टम क्लियरेंस से। अगर आप यहां से शिप करते हैं अपना कोई भी पार्सल, कोई भी पैकेज क्लाइंट के लिए, पहले यहां पर सियालकोट जाएगा या कराची जाएगा, वहां कस्टम इंस्पेक्शन होगी, उसके बाद उसके कंट्री में जाएगा, वहां पर कस्टम इंस्पेक्शन होगी। ये इनको टर्म्स जब आप ओपन करेंगे ना, ये लिखा हुआ है कि सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मोस्टली अगर क्लाइंट कन्विंस होता है ना, तो वो होता है डीडीपी पर। डीडीपी क्या मतलब है इसका? कि ड्यूटी पेड सर्विस, यानी कि सेलर ही जिम्मेदार है उसके डोर तक पहुंचाने का। अगर हम कहें कि जी जी प्लीज आप इसको कंटिन्यू यहां से कर लो डीडीपी को। देखिए इनको टर्म्स क्या होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। पाकिस्तान में क्या होता है, जब आप कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो वो किस तरह मंगवाते हैं? वो आप मोस्टली करवाते हैं कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी ये होता है कि आप जब तक पे नहीं करेंगे जब तक प्रोडक्ट फिजिकली आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, जब आपके पास फिजिकली प्रोडक्ट आती है तो आप पे करते हो। ठीक है, अब एज अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सेलर तो पूरे फेज में रिस्क में है। जैसे कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, सेलर रिस्क में है, तो आप उसने शिप किया, सेलर रिस्क में है।
उसने डिस्पैच किया सेलर रिस्क में। रिस्क का मतलब है कि कोई भी डैमेज आएगा तो लॉस किसका होगा? सेलर का। आप बायर का भी कोई लॉस नहीं हो रहा क्योंकि बायर ने पे ही नहीं किया। बायर तो तब लॉस में आएगा, रिस्क में आएगा जब वो पे करेगा। तो अभी तक जितना फेज हो रहा है कि शिपमेंट की कौन रिस्क में है? सेलर रिस्क में है। आपने कॉल रिसीव नहीं की, कोरियर वाले ने आपको कॉल की, आपने कॉल पिक नहीं की, कोरियर वाला वापस नहीं आएगा, वो रिफंड कर देगा या दोबारा वापस भेज देगा। कौन रिस्क में है? सेलर रिस्क में है, बायर रिस्क में नहीं है। तो बायर कहाँ पे सेफ है कि जब तक उसको प्रोडक्ट मिलेगी नहीं तब तक वो पे नहीं करेगा। इस टर्म को कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में डीडीपी। ठीक है, ड्यूटी डिलीवरी पेड। वो पे बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में तो ये होता है कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता, वो पे कर देता है, पर एंड ऑफ द डे सारी चीजों का रिस्पॉन्सिबल हमेशा सेलर होता है। किसको कहते हैं? ड्यूटी डिलीवरी पेड। पेमेंट तो जैसे हमने डिस्कस किया, पेमेंट वो एडवांस पेमेंट ही करता है, पर उसके पास राइट होता है कि वो रिटर्न करवा सकता है अगर कोई किसी भी फेज में कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं डीडीपी। एक इसके अगेंस्ट है, उसे कहते हैं एक्स वर्क, जो सबसे पहले। एक्स वर्क क्या है? मैन्युफैक्चर। मैं मैन्युफैक्चर हूँ, आप जैसे आप लोग होते हैं, आपके किसी मैन्युफैक्चर के पास या किसी दुकानदार के पास जाते हो, आप उसे चीज लेते हो और चीज लेने के बाद आप दुकान से उतरते हो और वो आपको पहचानना भूल जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं एक्स वर्क। कि सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेनिफिशियल क्या है कि भाई आप मेरी दुकान से या मेरी फैक्ट्री से आप चीज लो और उसके बाद सारी जिम्मेदारी आपकी। अब उस प्रोडक्ट पे कुछ भी होता है, बीच में शिपिंग में मसला आता है, आपने कंटेनर में लोड करवाने में कोई प्रॉब्लम आती है, आपका ट्रक डैमेज हो जाता है या कोई धरना आ जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो अब कौन रिस्पॉन्सिबल है? सारा बायर। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, एक्स वर्क और डीडीपी। बायर हमेशा आपसे सबसे पहले पूछता है एक्स वर्क प्राइस, कि मुझे वो प्राइस बताओ जो आपकी फैक्ट्री प्राइस है। जब आप उसे वो प्राइस बताते हो, उसके बाद एक और वो आपसे प्राइस पूछता है, अगर आपकी शिपमेंट बड़े लेवल पे है या कमर्शियल शिपमेंट है आपकी, तो वो आपसे एक एफओबी प्राइस पूछता है। एफओबी प्राइस होती है फ्रेट ऑन बोर्ड। इसका मतलब होता है वो प्राइस जो आपकी जैसे कराची आपकी पोर्ट है, पोर्ट तक की प्राइस मुझे बताओ। ठीक है, कि फैक्ट्री से आपने प्रोडक्ट लेनी है, वो कंटेनर लेना है, उसे लोड करना है और मुझे कराची पोर्ट तक की प्राइस दो। अब जब कराची पोर्ट से वो कंटेनर में आएगा, तो कंटेनर से लेकर मेरे जो उसका जो भी वेयर हाउस है वहां तक का सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर की होती है। उसको कहते हैं एफओबी प्राइसेस। तो कस्टमर आपसे एफओबी प्राइसेस भी पूछता है। उसके बाद वो आपसे लास्ट में पूछता है डीडीपी प्राइसेस, कि मुझे अब डीडीपी प्राइस कोड करो। डीडीपी प्राइस में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग प्राइस या प्रोडक्ट प्राइस, पैकेजिंग प्राइस, शिपमेंट प्राइस, टैक्सेशन प्राइस, इंश्योरेंस प्राइस और उसके जो डोर स्टेप तक पहुंचानी होती है उसकी प्राइस। ये सारी जब कैलकुलेट होती है तो बेसिकली आपकी एक डीडीपी प्राइस कैलकुलेट होती है। डीडीपी प्राइस सबसे ज्यादा अलार्मिंग होती है या रिस्क होती है सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर ट्रम्प का कोई प्लान चेंज हुआ, सुबह उठ के वो कहे 50% टैरिफ है, अगले दिन वो उठ के कह रहे 70% टैरिफ है, तो वो टैरिफ आपने देना, क्योंकि आपने जो कमिटमेंट की है वो डीडीपी पे की हुई है। सो डीडीपी पे आपने कमिटमेंट्स तब करनी होती हैं जब आपने कोरियर सर्विस से बहुत डिटेल में बात करें कि सर आपने उसके डोर स्टेप पे या आपने उसके एड्रेस तक पहुंचाना है, तब आप डीडीपी पे बात करते हो। अदरवाइज आपकी बहुत हद तक कोशिश होती है कि आप अपने बायर को ये बात समझाओ कि आप डीडीपी पे काम ना करो, आप किसी और चीज पे काम करो। अब आपको मैं ये अलीबाबा पे तो आपको डीडीपी अलाउ होता है, ठीक है, क्योंकि अलीबाबा पे जब आप शिपमेंट प्लान करते हो, जैसे कि ये प्लान है, आप इसमें डीडीपी कोड कर सकते हो। पर आप अगर एफबीआई के थ्रू काम करो तो वो आपको डीडीपी पे काम नहीं करने देते। पाकिस्तान स्टेट बैंक आपको डीडीपी पे काम नहीं करने देता। वो आपको ज्यादा से ज्यादा जो अलाउ करता है वो एफओबी कोड करने का अलाउ करता है। एफओबी के बाद जो भी टर्मिनोलॉजीज है उसको स्टेट बैंक अलाउ नहीं करता। वो कहता है ये आपने नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आप रिस्क में आ जाओगे, इसलिए स्टेट बैंक अलाउ नहीं करता। पर अलीबाबा अलाउ करता है। अगर आपको पता है कि कोरियर सर्विस के साथ आपकी अच्छी कमिटमेंट है, आपकी अच्छी उसके साथ रिलेशन है और आपको पता है कि कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं आएंगे, आपने अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग की है, देन आप डीडीपी कोड कर सकते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, मुझे लगता है कि न्यू पर्सन्स के लिए काफी कंफ्यूजन होगी। कोई बात नहीं, वो जब काम करेंगे साथ साथ ये चीज समझ आ जाएगी, लेकिन आपने दो चीजें ध्यान में रखनी है बस कि देखें, आप किसी से इंपोर्ट करवाते हैं, आप कंफर्टेबल किस में होंगे? आपको डोर पर डिलीवर हो जाए, आप कस्टम क्लियर की आपको टेंशन ना हो, तो आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे ना। इसी तरह हमने जिसको भेजना है वो भी कंफर्टेबल इसी में ही होगा कि हमें डोर पर मिल जाए, हमें कस्टम क्लियर ना करवाना पड़े। तो इसीलिए यही सर्विस है
इसके अलावा दूसरी सर्विस जो आप इवन बताइए, लेकिन ये वो सर्विसेज है जब इंशाल्लाह ताला आप काम करेंगे साथ साथ आप सीखेंगे। लेकिन आपने ये चीज ये समझ लेनी है कि जो टाइम आपने दिया है उस टाइम में आपने शिप करना है और उसी टाइम में क्लाइंट को मिलनी चाहिए चीज। देखें अमेजोन हो गया या जितने भी क्लाइंट जितने भी हो गए वो सिक्योर करते हैं बायर को, वो सेलर को इतना सिक्योर नहीं करते, क्योंकि बायर आएगा तो उनके भी प्लेटफॉर्म्स चलेंगे, समझ रहे हैं? तो बायर को सेटिस्फाई कौन कर सकता है? सेलर। सेलर ने जो बात की है उस हिसाब से ही उसको उसी टाइमलाइन में उसने अपनी प्रोडक्ट को उसको डिलीवर करना है और सेम प्रोडक्ट डिलीवर करना है। ये नहीं कि उसने कुछ मांगा आपने कुछ सेंड कर दिया, ठीक है? अब ये काफी चीजें कंट्रोल हो चुकी हैं। आप यहां पर आप इस तरह नहीं कर सकते कि उसने कुछ खरीदा आपने कुछ भेजा। जो डिस्क्राइब्ड है वही आपने भेजना है और कोशिश करें कि वो रिपीटेड बायर हो। मेरे पास 4-5 साल से रिपीटेड बायर हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? कि मैंने वही चीज भेजी है। मैंने यहाँ नुकसान भी किए हैं, कई ऐसे क्लाइंट भी आए हैं जिनको सेम चीज मिली है लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे प्रॉब्लम की है। कई ऐसे भी ब्लैक शीप्स हर जगह होते हैं, लेकिन हमने हर तरह से अपने आप को रेडी रखना है कि जो हमारी कमिटमेंट है सेलर के साथ वो हम पूरी करें। क्योंकि अलीबाबा हो गया, ईबे से अमेज़न हो गया, वो गारंटर है बिटवीन सेलर एंड बायर। हमने कमिटमेंट करनी है सेलर के साथ और वो पूरी करनी है। इस हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो करे, फिर हम इसको फर्दर आगे लेकर चलते हैं। जी जी यहाँ पे जो जो माल वो करेंगे वो अभी आना क्या मतलब वो टेंडर करेंगे? सॉरी क्यों? वो दुकानों पे अक्सर माल का अभी आना काम करते हैं, कस्टमर काम करते हैं। रिटर्न के बारे में मुझे आवाज नहीं सही आ रही। आप माइक पे थोड़ा कर लें प्लीज। जो माल बाहर से आता है ना वो जी, जी। अक्सर अभी आना तंग करते हैं, बाहर जी, से जी। दुकानों में जाकर तंग करते हैं। जी, इसके जी। बारे में क्या है? अच्छा, आप जो एफबीआर आप इंपोर्ट के बारे में डिस्कस करें, इंपोर्ट में या एक्सपोर्ट में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कस्टम की, ठीक है? ये जो आपका जो तंग करने का आपने जो वर्ड बोला ना, ये एफबीआर है, ये बेसिकली कस्टम डिपार्टमेंट होता है। ये कस्टम डिपार्टमेंट आपकी प्रोडक्ट्स को वेरीफाई करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि देखिए, आपने एक प्रोडक्ट शिप करनी है, आपने कंटेनर शिपमेंट भेजें, आप लूज शिपमेंट भेजें या बाय एयर शिपमेंट्स भेजें, आप जितन जो मर्जी कर लें, कस्टम के पास राइट है कि वो आपकी प्रोडक्ट को किसी भी टाइम चेक कर सकता है। एक बात, ठीक है? नंबर 2 बात, आप अपनी शिपमेंट को जितना इजी प्लान करेंगे ना, इजी प्लान क्या होता है मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक कंटेनर है, ठीक है? अब कंटेनर में आपने पैकेजिंग रखी, आपने प्रोडक्ट्स अपनी अपनी कंटेनर में लोड किए हैं। जितना इजी है उस कस्टम ऑफिसर को उस प्रोडक्ट को चेक करना, वो उतनी कम प्रोडक्ट्स आपकी चेक करेगा, ठीक है? जितना आप उसके लिए डिफिकल्ट कर देंगे ना मामला, वो उतना आपके नैरो डाउन जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल, ये एक कंटेनर है। कंटेनर में अगर आप देखें, वो ना उसमें पैलेट्स होते हैं, ठीक है? कंटेनर्स में पैलेट्स होते हैं। पैलेट्स के ऊपर बेसिकली आपका आपकी जो भी शिपमेंट्स है वो उसमें होती है। अब पैलेट अगर आपने इस तरह रखे हैं कि एक पैलेट रखा, फिर उसके बाद पैलेट रखा, फिर पैलेट, फिर पैलेट और फिर पैलेट और गेट बंद कर दिया। अब अगर आपका प्लान इस तरह है कि वो पैलेट जब तक वो सारे पैलेट नहीं निकालेगा तब तक वो आखिरी पैलेट तक नहीं पहुंचेगा, तो वो आपकी सारी शिपमेंट्स खोलेगा। अगर आपने इस तरह प्लान किया है कि बीच में एक पर्सन वॉक कर सकता है, अंदर जा सकता है, वो कोई भी एक बॉक्स को चेक कर सकता है, तो वो हो सकता है आपकी सारी शिपमेंट ना खुले, ठीक है? जितनी डिफिकल्ट शिपमेंट्स आप कर देते हो, उतने चांसेस हैं कि कस्टम वाले आपकी शिपमेंट्स को ओपन करते हैं और उसको वो खोलते हैं। आप पे कोई राइट नहीं है कस्टम में कि आप किसी को मना नहीं कर सकते। हाँ, जब आप रेगुलर शिपमेंट्स करना शुरू कर देते हो, आपकी क्रेडिबिलिटी बनना शुरू हो जाती है, तो आपकी कस्टम कम ओपन, फिर आपकी शिपमेंट्स नहीं ओपन होती, इवन कंटेनर भी नहीं ओपन होते, वो आपके हैजिटीज जाते हैं। एक बात। नंबर 2, मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूँ कि कस्टम्स जरूरी भी क्यों है। देखें, अभी थोड़े दिनों पहले एक शिपमेंट पकड़ी गई थी ऑस्ट्रेलिया से शर्ट्स की, ठीक है? ये टी शर्ट्स की शिपमेंट पकड़ी गई थी। पाकिस्तान कस्टम ने क्लियर किया, ऑस्ट्रेलिया कस्टम ने उसे पकड़ लिया। उसमें क्या था, वो आइस में डिप हुए हुए थे, ठीक है? आइस में डिप हुए हुए थे, किसी को भी नहीं पता कि क्या है। जब वो इस स्पेशल स्कैनर से स्पेशल मटेरियल में उसको दोबारा अनडिप करोगे तो उसमें से आइस निकलेगी, ठीक है? अब रेगुलर शर्ट का वेट है फॉर एग्जांपल 250 ग्राम, और वो जो शर्ट भेज रहे उसका वेट है 850 ग्राम, तो फिर डिफरेंस है ना, फिर कहीं तो मसला है। तो फिर वो फिर चेक करते हैं ना आपकी चीजों को। फिर दूसरे नंबर पे एक शिपमेंट अभी पाकिस्तान से पकड़ी गई थी। पाकिस्तान की शिपमेंट बाय एयर गए थे, गोभी जो होती है, गोभी जा रही है बाय एयर सऊदी अरब, ठीक है? अब वो गोभी के अंदर क्या है, आपकी ड्रग्स पकड़ी गई थी। अब वो गोभी के अंदर ड्रग्स कैसे पकड़ी गई कि वो गोभी तो नेचुरल है, अब जब उसके अंदर कोई चीज करोगे उसके अंदर कट शर्ट लगा होगा,
जब गोभी का फूल बन रहा होता है वो थोड़ा ओपन होता है, वो उसी टाइम उसमें ड्रग्स रखते हैं और वो गोभी नेचुरली बंद हो जाती है। ठीक है, अब वो नेचुरली बंद हो गई, किसी को कोई जितना मर्जी भी ट्रैक कर ले उसे नहीं पता लग सकता, पर शिपमेंट कैसे पकड़ेगी कि शिपमेंट गोभी की शिपमेंट बाहर जाए। ये ऐसा रियल में हुआ है। ठीक है, सो ऐसी कुछ चीजें हैं। कस्टम वाले देखो तंग आपको रेगुलरली करते हैं, आपको वो कस्टम वालों के साथ अगर आपके अच्छे रिलेशंस हैं या आपकी कुछ है तो फिर आप इजीली बच सकते हैं, अदरवाइज कस्टम के पास राइट है कि वो आपकी शिपमेंट को चेक कर सकते हैं और वो करते हैं। नहीं मतलब मेरा ये सवाल नहीं था, ये मैं इसलिए ये पूछा है कि जब देखो आप डोर डोर माल पहुंचाना है आपने, तो उसके बाद कोई शॉप पे माल डिस्प्ले किया है, तो फिर इसके बाद कस्टमर अगर तंग करे फिर आपके पास कस्टम पेपर्स होने चाहिए ना, कस्टम क्लियरेंस होनी चाहिए आपके पास एक गाड़ी है, जापान से आप गाड़ी चला रहे हो, वो आपको क्यों रोकेगा? रोकेगा कस्टम पेपर्स दिखाएं मुझे गाड़ी जो के। आपका माल मुझे मिलेगा वो बकायदा डॉक्यूमेंट कस्टम क्लियर हो गया ना, आपके पास कस्टम के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ना। आप एक गाड़ी जापान से गाड़ी मंगवाते हैं, किसी भी दुनिया से गाड़ी मंगवाते हैं, तो वो आपसे किस तरह बात करेगा? वो कहेगा बस मुझे कस्टम पेपर दे दें, आप कस्टम पेपर देंगे आपकी वो गाड़ी ये के। अपने इनवॉइसेस दिखानी है, और तो कस्टम पेपर क्या होते हैं, इनवॉइसेस ही होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन होनी अभी अभी थोड़े दिन पहले एक गाड़ी इंपोर्ट हुई है फैसलाबाद में, आपने देखा है, वो 67 करोड़ रुपए की गाड़ी है। ठीक है, उस पर टैक्स कितना है? 43 करोड़ रुपए। 43 करोड़ पे उस पर्सन ने गाड़ी के ऊपर सिर्फ इंपोर्ट टैक्स दिया। ठीक है, एनी क्वेश्चन? वो 21 करोड़ रुपए की गाड़ी थी और 43 करोड़ रुपए उस पर टैक्स था। ये यहाँ पे टाइम जो शिपिंग टाइम जो शिपिंग है ना वहाँ पे टाइम दिया हुआ है, जी, ये जी। सिर्फ शिपमेंट का टाइम है, ये पूरा साइकिल टाइम है। ये पूरा साइकिल टाइम होता है। ट्रांजिट टाइम इसे कंसीडर होता है कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम प्लस शिपमेंट टाइम, ये दोनों टाइम कैलकुलेट होते हैं, तो बहुत एक्यूरेसी के साथ आपने टाइम लेना होता है। उसके बाद ये मॉडिफाई भी हो जाता है। अगेन यहाँ कम्युनिकेशन मैटर करती है। अगर आपका कोई शिपमेंट लेट हो रही है या कोई ट्रांजिट में लेट हो रही है, आपने बाहर से कम्युनिकेट करना है कि मेरी शिपमेंट एक्स वाई जेड रीजन की वजह से डिले है, तो मैं अपना टाइम मॉडिफाई करना चाहता हूँ, आप काइंडली मैं मॉडिफाई करके भेजता हूँ, आप एक्सेप्ट करें। मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक्सेप्ट करेगा, आपका टाइम मॉडिफाई हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ऑर्डर ओपन करो अली। अगर गिवन टाइम में कोई प्रॉब्लम आ गई है और उस टाइम में आपका ऑर्डर क्रिएट नहीं हो रहा, व्यू डिटेल में जाओ जो रनिंग ऑर्डर्स हैं कोई भी, ठीक है, इसमें देखिए एक्सटेंड टाइम लिखा होगा। अली वो जो डिलीवरी है, डिलीवरिंग को क्लिक करो, ऑर्डर को क्लिक करो, दोबारा आप ऑर्डर्स को क्लिक करो, ऊपर डिलीवरिंग को करो, या ये पे डिलीवर हो रहे हैं, रास्ते में, ठीक है। इनमें से किसी एक को ओपन कर लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक्सटेंड टाइम लिखा होगा, अली ऊपर ही है, आप ना थोड़ा जूम करें, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर ऑप्शन होती है, हम इसको क्लिक कर सकते हैं, एक्सटेंड रिसीविंग टाइम। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये मेरा ऑर्डर है और ये अभी रास्ते में है, मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्लाइंट कस्टम क्लियर नहीं कर रहा। मैंने क्लाइंट को बोला है कि कस्टम क्लियर करो, और 1 महीना हो गया वो क्लियर ही नहीं कर रहा, ठीक है। और फिर मैंने एक्सटेंड टाइम कर दिया। ये भी सम टाइम प्रॉब्लम आती हैं, ओके। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। देखिए ऑपरेशनल में ना, ऑपरेशनल जब आप किसी भी बिजनेस के ऑपरेशनल में होते हैं तो उसमें हर्डल्स होती हैं। कोई भी बिजनेस इतना स्मूथ नहीं होता, पर हर सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी होता है। आपको सॉल्यूशन तक जाना है। बिजनेस करने का मतलब या इस हर्डल्स का मतलब ये नहीं होता कि आप बिजनेस ना करें। बिजनेस डेफिनेटली करना है, अली बाबा डेफिनेटली करना है। ऑपरेशनल में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी या कंफ्यूजन आएंगी, उसके लिए चैम्बर है, उसके लिए R&D है, उसके लिए हमारी टीम है जो आपको फैसिलिटेट करेगी। देखिए, ये मैंने पहले भी बताया था, चैम्बर इसीलिए होते हैं, कोई प्रॉब्लम है उनके साथ कंसल्ट करें, सिंपल सी बात है। और वैसे भी मुझे यकीन करें, एक मिनट में, मैं लास्ट 3-4 मंथ से चैम्बर मैं आ रहा हूँ स्पेशली। मेरे ख्याल से ये 2-3-4 लोग हैं जो मुझे याद आ रहे हैं जो आए हैं, उसके अलावा कोई चैम्बर नहीं आता। और फिर हम कहते हैं गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, चैम्बर काम नहीं करता। आप भी तो नहीं आते, नहीं, वो आप भी तो अपनी डिबेट लेके नहीं आते कि सर मैं ये मेरी ये प्रोडक्ट है, मैंने एक्सपोर्ट करनी है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे बताएं। उनका सर खाएं पर आए लोग, हम बैठे होते हैं सारा दिन, चाय कॉफी पी के चले जाते हैं। हमारे पास ऑडियंस आती नहीं है, हमसे डिबेट करती नहीं है, हमसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग होती नहीं है। हमें भी पता हो यार कोई चैलेंजिंग पर्सन आ गया, इसका काम करके देना हमें। तो आप लोगों की तरफ से भी इनपुट हो तब हम कोई काम करें। प्यार से नहीं आना ना, हम लोगों ने तो नहीं बार बार आपके घर आना या आपको बार बार बुलाना है बिजनेस करो बिजनेस करो। मैं अगर आज इवेंट कर रहा हूँ, अपनी टीम के साथ आया हूँ, तो मैं दोबारा थोड़ी आना, मेरे पास इतना टाइम नहीं। आप भी अपना टीम टाइम निकाल के प्लीज क्वेश्चन करें। अच्छा, अली बाबा कितनी किस्म की पेमेंट लेता है? लाइक करेंसी डॉलर में वो डॉलर में लेता है। अली आप जरा दिखाएं,
नहीं, अली बाबा देखिए, हर कंट्री जो है ना वो आप पे डिपेंड करता है। आप जो भी कंट्री का करेंसी सिलेक्ट करोगे उस करेंसी के मुताबिक आप कन्वर्ट हो जाओगे। इक्वलेंट आपका करेंगे पर्सन ना। पाउंड में पे करना चाहता है वो पाउंड में कर सकता है, कोई यूरो नहीं, में। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एक कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दी है, हाँ। आपके पास वो यूएस डॉलर में शो हो रहा है, हाँ। जब आप वो विड्रा करेंगे तो उसके चार्जेस क्या होंगे? मैं आपको दिखाता हूँ, विड्रॉ ओपन करो जरा, मैं साथ साथ दिखा कर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं फंड्स में गया हूँ, फंड्स के बाद मैं विड्रॉ में गया हूँ, ओके। ये विड्रॉ की सारी हिस्ट्री आ गई है मेरी, ठीक है। आप पहले थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ा जूम करके कि पहले डॉलर आते थे तो कन्वर्ट होके पीकेआर में आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, कन्वर्ट होके मेरे बैंक में, ये देखिए सक्सेस सक्सेस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब बैंक में आ गए हैं, ठीक है। ये अली वो सेकंड पेज पे जाओ, सेकंड पेज पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, हाँ सेकंड पेज पे आओ, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। ये सारे विड्रॉज हैं मेरे, जो क्लाइंट्स ने मुझे पेमेंट्स की हुई हैं, मैंने उनको ऑर्डर भेजा हुआ है, मैंने विड्रॉ कराए। अब ये देखें विड्रॉज पीकेआर में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, देखें वो लिखे हुए हैं $438 एक, ठीक है। कन्वर्जन रेट उन्होंने कितना लगाया है, 276 का डॉलर, उन्होंने मेरे बैंक में कितने डाले हैं उसके इक्वलेंट पीकेआर, ठीक है। ये मेरा बिजनेस बैंक अकाउंट, इसी तरह ये सारी पेमेंट्स आई हुई हैं। देखिए ये जो अली देख बाबा रहे के हैं? थ्रू आप काम करते हैं ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे बहुत आसान है। नॉर्मल एक्सपोर्ट होती है, उसके डॉक्यूमेंट्स काफी कुछ एक लाइन। अब ये देखें वो 1392 यूएसए डॉलर है, ठीक है। उसका रेट उन्होंने लगाया हुआ 277 पर डॉलर, मुझे उसके इक्विवेलेंट पीकेआर में पैसे आ गए, लैंड कर गए। अब आ जाते हैं लेटेस्ट अपडेट पे, फर्स्ट पेज पर आओ जी। अब इन्होंने अली बाबा ने पीकेआर बंद कर दिया, ठीक है। फर्स्ट पेज पे आओ, अब देखिए डॉलर आए हैं, अब कन्वर्ट पीकेआर में मेरे अकाउंट में नहीं आएंगे, डॉलर्स में ही आएंगे, ठीक है। और मुझे बैंक से फोन आ जाएगा कि आपके डॉलर्स आए हैं, आप अपनी इनवॉइस ले आए जो आपने प्रोडक्ट बेची है क्लाइंट को, और वो हमें दे दें, और साथ हमें डिलीवरी का, डीएचएल का या यूपीएस का हमें इनवॉइस दे दें जिसके ऊपर ट्रैकिंग नंबर लिखा हो डिलीवर्ड का, वो दे दें और पेमेंट हम आपकी लिफ्ट कर देंगे। वो फिर पेमेंट लिफ्ट होके कन्वर्ट होके पीकेआर में ही आएगी। पहले अली बाबा क्या कर रहा था, डायरेक्ट पीकेआर में कन्वर्ट कर रहा था, अब यूएसडी टू यूएसडी बैंक में आ रहा है। अब जिन लोगों ने भी अली बाबा यूज करना है, नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट, लेकिन फिर भी आएगा पीकेआर में, लेकिन आपको बैंक को पहले इनवॉइस दिखानी पड़ेगी, पहले विदाउट इनवॉइस कन्वर्ट होके आ रहे थे पैसे, ठीक है। नहीं बैंक आपका एक ही चलेगा, ठीक है। अली थोड़ा बैंक ओपन करो, मैं आपको यही कोई बैंक है ना, कन्वर्ट जो है ना वो एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। अली ओपन करो बेटा, वो बैंक में जाओ जहां वो पेमेंट की भी ऑप्शन आती है। अच्छा मैंने जहां पे बैंक लगाया था ना अपना, ये देखें पहले मेरा था पीकेआर, वो देखें पहले लिखा हुआ, जूम करो अली, वो डिलीट कर दिया। अच्छा यहाँ पर पहले मेरा बैंक था, मैंने ऐड किया हुआ था, वो पीकेआर लिखा हुआ था। अब देखिए एक्टिव यूएसडी है मेरी कंपनी के नाम का, है मेरा मिजान बैंक है, लेकिन मैंने यूएसडी लिख दिया हुआ। अब यूएसडी ही मिजान बैंक में आएगा और बैंक मुझे बोलेगा तुम्हारा यूएसडी आए हैं, हमें इनवॉइस दो, हम तुम्हारे कन्वर्ट करके रुपीस भेज देते हैं। नहीं ऑप्शन हम छोड़ ही नहीं ना, ऑप्शन सेकंड है पायनियर की, वो देखें ऊपर, आप पायनियर भी अपना एक्टिवेट यहां कर सकते हैं। आप अपना लोकल बैंक पाकिस्तान का बिजनेस अकाउंट भी लगा सकते हैं और पायनियर का बिजनेस अकाउंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। विड्रॉ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे आने में, लैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अली बाबा ने ट्रेड इंश्योरेंस आने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है एज कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स जहां प्रॉब्लम्स आती हैं और वो किसी वक्त भी आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं, लिमिटेशन लगा देते हैं, अमेज़न हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। आप 2 साल 3 साल 4 साल सेलिंग करते हैं अमेज़न पे, एक वक्त आता है अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, सारी मेहनत आपकी जाया। इसीलिए मैंने सारे प्लेटफॉर्म छोड़े और पिछले 6 साल से यहां काम कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा एसेट है, इसने बंद नहीं होना, इसे सस्पेंड नहीं होना। और कल को मैं जब बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, मैं उसको कहूंगा चलाओ भाई, उसके लिए सब कुछ रेडी है, एसेट है। Amazon एसेट नहीं है, Amazon लाइबिलिटी है, eBay एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। मैंने भी लाइबिलिटी से काम स्टार्ट किया, आपने स्टार्ट करना है वहां से करें,
लेकिन अपना फोकस, अपना टारगेट, अपना गोल, अपना ऑब्जेक्टिव ये रखें कि आपने लॉन्ग टर्म अगर चलना है, कंटेनर्स में काम करना है, तो आपने यहां पर करना है। एक्सपोर्ट किसको कहते हैं? कंटेनर्स को कहते हैं। एक्सपोर्ट इसको ये नहीं कहते कि एक प्रोडक्ट शिप करती है, एक्सपोर्ट कर रही है, ये एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट का मतलब है आप पूरा कंटेनर भेज रहे हैं। और कैसे आएगी एक्सपोर्ट? जब आप होलसेल मार्केट में बैठेंगे, अलीबाबा, अमेज़न पे क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा कितनी देर कंटेनर का ऑर्डर मिलेगा अमेज़न पे? ईबे पे ऐसे में कंटेनर का ऑर्डर मिलेगा? मुझे कंटेनर का ऑर्डर मिला है तो मुझे अलीबाबा में आके मिला है। और मैं नाइफ लगाता हूँ, अलीबाबा दिखाऊंगा मैंने वो प्रोडक्ट लगाई हुई है। अच्छा, नाइफ के अलावा मैंने एक और प्रोडक्ट लगाई हुई है, तूड़ी। दिखाता हूँ मैं आप सबको, मैं कुछ भी आपसे छुपाता नहीं हूँ। यहाँ पर लोग अपना अकाउंट नहीं दिखाते, मैंने प्रोडक्ट्स लगाई हुई है, मैंने यहाँ पर तूड़ी लगाई हुई है। मेरी मेरी जो प्रोडक्ट है वो है नाइफ, मैं मैन्युफैक्चरर हूं। मैंने सोचा कि यार ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो खाने पीने वाली हो, जो खत्म ही ना हो, जिसकी डिमांड ही खत्म ना हो। चाहे लाखों सेलर्स हो लेकिन उसकी डिमांड ना खत्म हो। वो क्या है? खाने पीने की चीज। ठीक है, मैंने फाइंड की जो इजीली मैं सोर्स कर सकता हूं, जो मुझे इजी लगा। तूड़ी। तूड़ी क्या होती है? थोड़े इंसान नहीं, एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। ये देखे ना, ये देखे, मिडल ईस्ट में बहुत सारे मुल्क आ जाते हैं, अरबों में। ठीक है, वहां सबसे ज्यादा गोश्त खाया जाता है। ठीक है, क्या खाते हैं उनके जानवर? वहां पर हरियाली तो है नहीं, वो सब इंपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया से। और 95% बहरीन जो है वो गुजरावाला से ले रहा है तूड़ी, सिर्फ बहरीन। और मैं नाइफ बेच रहा था 5-6 साल से। मैंने थोड़ी हंड की, ये देखा मेरी टॉप प्रोडक्ट आ गई। एक महीने में मेरी प्रोडक्ट टॉप आ गई है, मुझे ऑर्डर्स भी आ गए कंटेनर्स के। कहने का मकसद है कि आपने किसी एक प्रोडक्ट पर नहीं रहना, ना ही किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पे रहना। क्या पता हमारी नाइफ पर कल को यूएसए वाले रिस्ट्रिक्शन लगा दें, वक्त का कोई पता थोड़ी है। आपने अच्छे टाइम में बुरे टाइम की तैयारी करनी है ना, बजाय इसके कि बुरे टाइम का इंतजार करें हम। तो मुझे पता है अल्लाह ना करे कल को मेरी नाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा टूटिया कारोबार चल गया होगा। इसके अलावा आपके गुजरावाला में सीएनसी के कितने पार्ट्स हैं, खत्म ही नहीं होते, इतनी ज्यादा सेल हो रही है अलीबाबा में। अली दिखाएं जरा सीएनसी के पार्ट्स। उसके अलावा आपकी सैलरी के प्रोडक्ट्स खत्म ही नहीं होती अलीबाबा पर, जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। देखें कितनी कितनी सेल कर रहे हैं। ये देखें, मैंने अपने अलीबाबा पर मैंने सीएनसी के प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं। नॉट ओनली, आप किसी एक प्रोडक्ट पर स्टक नहीं हो सकते, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स का मतलब है मल्टीपल बायर्स आएंगे आपके पास, एक्सपोजर आपके पास आ जाएगा। किसी एक प्रोडक्ट में बैठे रहो, कभी ना सैचुरेशन तो आनी है ना। अब एक बंदा तो एक प्रोडक्ट बिना बेच रहा, लाखों एक प्रोडक्ट बंदे बेच रहे हैं। अब आप 10 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आपको मार्जिन तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा ना प्रॉफिट का। अगर आपका कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा मतलब काम ज्यादा हो गया और प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। ठीक है, मैं एक प्रोडक्ट बेचकर 10,000 कमाता था, अब मैं 10 प्रोडक्ट बेचकर 1,000 कमा रहा हूं। समझ रहे, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। इसीलिए हमें टाइम के साथ अपने बिजनेस को अपग्रेड भी करना है और हालात के साथ अपनी प्रोडक्ट्स को चेंज भी करना है। ठीक है, किसी एक प्रोडक्ट में नहीं बैठना। अब ये मेरी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, साथ साथ देखें डिलीवरी टाइम भी दिखाते हैं। ये प्रोफाइल बहुत जरूरी होती है, थोड़ा स्क्रॉल अप करो। ये मेरा क्लाइंट, समझिए क्लाइंट देखता है, ये मेरी सारी जो है ना टेम्पलेट जो बनी हुई है। अभी थोड़ा स्क्रॉल अप करें, थोड़ा प्लीज, और थोड़ा और प्लीज। ये देखें, ये बहुत जरूरी है। अब मेरा जो था ना डिलीवरी टाइम, थोड़ा जूम करो। डिलीवरी टाइम का 93%, अब मेरा 83 आ गया, कम हो गया। कल मैंने देखा था 88% था, अभी मैंने देखा 83 हो गया। कम इसलिए हुआ है क्योंकि एक प्रोडक्ट मैंने क्लाइंट को भेजी हुई है, वो कस्टम से क्लियर करा के ले नहीं रहा, और मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ, अलीबाबा को कह रहा हूँ कि यार ले लो। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम हमने फेस करनी है। पॉजिटिव चीजें भी हैं, नेगेटिव चीजें भी हैं। नेगेटिव चीजों को कैसे आपने हैंडल करना वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर वो टाइम पे नहीं इधर से कस्टमर से लेता उसको 24 बाय मैं अब इसके बाद आपको ना पैकेजेस दिखाता हूँ। आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, जैसे आपका क्लाइंट जो है अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, ये नहीं दस आपका कुछ नहीं जी जी जी। या उसको
अब Amazon अलीबाबा उनको डालेगा ना पेनल्टी, बातचीत चल रही है मेरी उनके साथ। ये मेरा फर्स्ट केस हुआ है 5-6 सालों में, मैंने तो सारे लेते थे, ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, और उसके बाद आपको पैकेज बताता हूँ, ठीक है। आपका क्वेश्चन प्लीज कर लें। प्रोडक्ट लिस्टिंग में जो प्राइसिंग है ना, उसमें खास तौर से जो शिपिंग रेट लगते हैं, अगर उसको थोड़ा बताइए। शिपिंग आपने अलग से देनी है, प्राइस आपने जो लिखनी है वो प्रोडक्ट इसमें जो प्राइस। प्राइसेस होती है ना वो एक्सपर्ट प्राइसेस होती है, ठीक है। वो इसमें जैसे फर्स्ट केजी सेकंड केजी वगैरह इसमें ऐड करना होता है, हाँ। थोड़ा सा बताइए। मैं वो बता रहा हूँ। वही है कि मिसाल हम सेकंड केजी का रेट लगाते हैं, लेकिन जब कस्टमर ऑर्डर करता है ना, तो वो चेंज होके लगा हुआ होता है, वो नहीं होता फिर जो हमने वहाँ पे ऑलरेडी फिक्स किया होता है। आप आरटीएस लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। नहीं, क्वार्टर्स के बारे में नहीं पूछ रहे, ये वो ये क्या है? शिपिंग चार्जेस जो है ना, शिपिंग चार्जेस देखें, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात ये है कि आप ना शिपिंग, इस ये जो प्राइसेस कोट होती है ना, ये एक्सपर्ट प्राइसेस होती है, ये इसमें शिपिंग इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने किसी प्रोडक्ट ओपन किया, वहाँ पे लिखा हुआ $2 या $10 या $20, $20, $30, जो भी प्राइस लिखी है, वो जो प्राइस कोट है ना, वो कोटेड प्राइस एक्सपर्ट प्राइस है। इसमें पैकेजिंग, इसमें शिपिंग ऐड नहीं है। जब आप क्लाइंट आपसे डिबेट करता है, वो जब आप कहते हैं या आप उसे इनवॉइस भेजते हैं या ऑर्डर जब भेजते हैं, तब आप ये सारी चीजें इंक्लूड करके उसको बता के भेजते हैं। आरटीएस में ऑलरेडी नहीं आता। आरटीएस में ऑलरेडी होती है, और उसमें आपने मेंशन की भी होती है। आपने बैकएंड पे जब शिपिंग टेम्पलेट आप बनाते हो ना आरटीएस लिस्टिंग की, आपने अपने कोरियर सर्विस से पूछा हुआ होता है कि 1 kg की क्या प्राइस है, 2 kg की क्या है, अब तो जैसे जैसे केजीज ऐड होंगे कितनी प्राइस ऐड होगी, उसके मुताबिक ही आपने आरटीएस लिस्टिंग की होती है। जब आपको डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस होता है, शिपिंग के साथ प्लेस होता है, वो वही शिपिंग चार्जेस होते हैं जो आपने सिस्टम को बताए हुए। प्राइस आपने अपने प्रोडक्ट की लगानी है, बाकी आपने बातचीत करने के बाद। इशू वहीं आता है, जो हमने लगाई है ना, वो नहीं लगती उसको। वो फिर आपका शिपिंग टेम्पलेट का इशू है। हाँ, आप मेरे पास आए, मैं आपको शिपिंग टेम्पलेट ठीक करवा देता हूँ। शिपिंग टेम्पलेट में प्रॉब्लम है। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि जो जो से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं अलीबाबा के लिए, आपका एनटीएन होना अच्छा, चाहिए। एक बात और, कुछ लोग समझ रहे होंगे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं, असल में वो अलीबाबा खुद यूज कर रहे हैं, तो वो ऑपरेशनल में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो चीजें डिस्कस करें। सो आप लोग भी जब अलीबाबा पे काम करेंगे तो ये आप लोगों के साथ भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इसलिए बस आप नॉलेज में और रहिए। ये जो प्रॉब्लम है वो एक क्लिक पर सॉल्व होने वाली है, जो ये सब भाई बता रहे हैं, ठीक है ना, वो आपको बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है वो आपका एनटीएन आपका होना चाहिए। एनटीएन सबको पता है क्या होता है, नेशनल टैक्स नंबर आपका CNIC है, फॉर्म 181। जाहिर सी बात है, आप अगर टैक्स पेयर हैं तो आपको फॉर्म 181 इजीली मिल जाएगा, और आपका बिजनेस बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आपका एक लेटर हेड होना चाहिए। ये चीजें रिक्वायर्ड हैं आपने अलीबाबा लेने के लिए, जस्ट, और कुछ भी नहीं आपका चाहिए। ओके, सेकेंडली उसके बाद आ जाते हैं पैकेजेस। अली जरा पैकेजेस दिखाएं, काइंडली जरा ओपन करें, हम इसमें थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो पैकेज है GGS लाइट है, और ये बेसिक है, बेसिक प्लस है, स्टैंडर्ड है, वेरीफाइड है, ठीक है। ये सारे इनकी प्राइसेस हैं। ओके, ये टोटल पैकेजेस हैं इसके अलीबाबा के। आप काइंडली देखें। अब सर आपके पास कौन सा अकाउंट है? आपके पास कौन सा अकाउंट? बेसिक। आपके पास बेसिक है, ठीक है। तो ये बेसिक के जो हैं चार्जेस परसेंटेज के साथ जो मिल रहे हैं, ओके। ये अलीबाबा का चैनल पार्टनर ही ऑफर करता है, क्योंकि चाइनीज कंपनी है अलीबाबा, और उन्होंने चैनल पार्टनर्स पाकिस्तान में अपने बिठाए हुए हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। जितने भी लोग आपको अलीबाबा वाले आपके पास आते हैं, वो आपके चैनल पार्टनर्स ही होते हैं अलीबाबा के, और आपने चैनल पार्टनर से ही आपने अलीबाबा लेना है, और वो आपको परसेंटेजेस देते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, ठीक है। करंट डिस्काउंट्स यही है, एवरी मंथ जो है डिस्काउंट्स के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक और है। ये बात मैं बताऊं, अलीबाबा, एक मैं आपको क्लियर करूं, ये अलीबाबा की जो फीसिस है ना, ये एनुअल फीसिस होती है, ठीक है। अमेज़न पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप काम करते हो, उनकी एनुअल फीसिस नहीं होती, या तो उनके मंथली चार्जेस होते हैं या उनके पर ऑर्डर पे कमीशंस होती हैं, ठीक है। तो वो जो फीसिस हैं वो इससे ज्यादा हो जाती हैं। अलीबाबा दो बेनिफिट है, एक तो 1 ईयर मेंबरशिप आपसे चार्ज करता है, नंबर 2 आप जो भी ऑर्डर जनरेट करते हैं उस पे उसकी कोई कमीशन नहीं होती, ठीक है। सो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर आप $10,000 का ऑर्डर परचेज कर रहे हैं, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन फीसिस होंगी या विड्रॉल फीसिस होती है $12 की, पहले $32 थी, अब $12 है। तो उनकी जो एक विड्रॉल फीस है $12, उसके अलावा अलीबाबा आपसे कुछ भी नहीं चार्ज। ट्रांजैक्शन फीस लेता है $35,
वो भी उस हिसाब से कुछ नहीं है एज कम्पेयर टू अमेजोन, क्योंकि अमेजोन एफबी ये सारा कुछ डाल डूल के जो है ना महीने के $40 तो लेता ही लेता है, उसके अलावा भी आपसे 25-30-35% तक भी ले लेता है, और ऊपर से आपने टीपीसी भी चलानी होती है, ऐड भी चलाने होते हैं। तो आपको अमेजोन से ज्यादा बेटर ये है कि यहाँ प्रॉब्लम भला क्या है, हमें यहाँ इकट्ठे देने पड़ते हैं अलीबाबा पे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है माइंडसेट की। अगर देखा जाए तो दूसरे प्लेटफॉर्म जो है ना वो डबल ले जाते हैं, लेकिन वो साथ साथ काटते हैं, साथ साथ आपको सेलिंग दिखा रहे हैं, साथ आपसे पैसे ले रहे हैं, इसलिए आपको फील नहीं होता, समझ रहे हैं। हालांकि वो 3 गुना ज्यादा यहां से ले जाते हैं, ठीक है। हाँ ऐसे ही आगे आ जाता है बायर लेवल। ऊपर मैंने अभी आपको जो दिखाए हैं ना बेसिक प्लस जीजीएस ये सारे, ठीक है। उस हिसाब से देखें जो जीजीएस वाला लाइट है ना वो $900 का जो मैंने आपको पर ईयर का दिखाया है, वो बायर के जो होते हैं ना लेवल। अब देखें जैसे आपने कारोबार स्टार्ट किया ना अपनी किसी ठेले पे रेडी पे, तो वहां पर क्लाइंट कौन से हैं, वो समझ लें जीजीएस लाइट है $900 वाला। बेसिक है समझ लें आपने किसी एक एवरेज बड़ी मार्केट में आपने अपना अकाउंट लिया है, वहां पर आपके ये क्लाइंट्स आएंगे जो आपको हर साल इतने का जरूर ऑर्डर देंगे, ये तो कंफर्म है एल्गोरिथम के हिसाब से, लेकिन उसके अलावा ऑर्डर आएंगे आपको, लेकिन ये कंफर्म, ठीक है। ये बायर के लेवल होते हैं L1, L2, L0, L3, L4, L5, ठीक है। ये बायर के लेवल्स भी होते हैं। आपका जितना अच्छा अकाउंट होगा, बेसिक प्लस वेरीफाइड। अब वेरीफाइड अकाउंट में देखें लिखा हुआ साल का $20,000, यानी कि कोई भी बायर अगर आपके पास वेरीफाइड अकाउंट है अलीबाबा का, तो बायर जो आपके पास आएगा वो साल का मस्ट $20,000 की सेलिंग तो आपकी कराएगा। लेकिन रियल में मैं आपको एक वेरीफाइड दिखाता हूं, अली रियल में एक वेरीफाइड दिखाओ और उसकी मैं आपको सेल दिखाता हूं, ठीक है। ये तो कंफर्म है कि बायर लेवल का ये हिसाब है कि साल में आपको ये देते हैं, ठीक है। मैं आपको एक वेरीफाइड अकाउंट दिखाने लगा हूं अलीबाबा के ऊपर और उसकी सेल दिखाने लगा हूं, ठीक है। सेंट्री की को आइटम ओपन करो गुजरावाला की अलीबाबा पे, ठीक है। अच्छा अलीबाबा पर हम सेंट्री की को आइटम ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि उसकी सेल कितनी है। योगा मैट ही दिखा दो, चलो योगा मैट ही दिखा दो, वेरीफाइड हो बस। वेरीफाइड हो बस। देखिए इसकी दिखा रहा है, ये देखिए सेल कितनी दिखा रहा है, इसकी कितनी है बताएं। 6 ऑनलाइन रेवेन्यू लास्ट कितनी देर का 180 डेज, 6 महीने में इसकी कितनी सेल हुई है 600K, $6 लाख की वेरीफाइड। अगर आपने साल का 10 साल वेरीफाइड कितने का है 8,000 का आई थिंक सो, हाँ ठीक है 8,000। अगर $8,000 मसलन कितना बन जाता है आपका $8,000 20-22 लाख रुपया साल का, ठीक है। अगर आप साल का 20-22 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 6 महीने में देखिए ऑर्डर कितना आया। और ये एक नहीं है वेरीफाइड, ऐसे मैं 50 वेरीफाइड दिखा सकता हूँ, इससे ज्यादा सेल्स के भी दिखा सकता हूँ। बात सिर्फ ये है कि जितना बड़ा खेलोगे उतने बड़े रिजल्ट भी आएंगे, ठीक है। अब एक और वेरीफाइड मैंने ओपन किया, इसकी सेल में आपको दिखा देता हूँ। कहने का मकसद ये है कि वेरीफाइड अकाउंट ये अभी ये वही ओपन किया आपने कि दूसरा, अच्छा थोड़ा नेट इशू है, चलो ठीक है। एनी हाउ इसकी सेल दिखाओ, हाँ ये देखें इसकी सेल, ये लास्ट 6 मंथ में इसकी सेल कितनी है $1,30,000 की, इसकी थोड़ी कम है। ये तो डिपेंड करता है कि आपका वर्क कैसा है, आप काम कैसे कर रहे हैं और वगैरह वगैरह सारी चीजें। और प्लस ये भी देखना होता है कि आपका अकाउंट कितना पुराना है, जितना पुराना आपका अकाउंट होता जाएगा जितनी उसकी एज बढ़ती जाएगी उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं बायर लेवल्स के ऊपर। बायर लेवल की मैं उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाता है कि ये जीजीएस ये $900 का जो है, ठीक है।
इसमें 1 ईयर की होती है, कंपनी प्रोफाइल सेटअप होता है, 2 मेन कैटेगरीज आपको मिलती हैं। इसमें 50 प्रोडक्ट लिस्टिंग आपको 1 मंथ की करके देते हैं, ठीक है। मिनी साइड भी देते हैं, शोकेस देते हैं, 5 जो है वो सब अकाउंट्स देते हैं, 5 आरएफक्यूज होते हैं पर मंथ। आरएफक्यूज क्या होता है? रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ठीक है। अली जरा ओपन करना रिक्वेस्ट मार्केट दिखा दें वो जी। अच्छा, ठीक है। सर मीनवाइल कोई क्वेश्चंस है तो आप मीनवाइल को क्वेश्चन है तो बताएं आप अपना। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम उस वक्त से बात कर रहे हैं अली बाबा पे सेल करने की। अगर कोई शख्स वहां से खरीद के पाकिस्तान के अंदर कोई चीज बेचना चाहता है, उसका भी प्रोसीजर सेम असल में ना आज का जो सेशन है ना वो सिर्फ एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से था। हम R&D में अवेलेबल होते हैं, आप ऊपर आ जाए, मुस्लिम साहब होते हैं, मैं होता हूँ, आतिफ भाई होते हैं। अगर आपको कोई इंपोर्ट करनी है, उसके बारे में कोई डिस्कशन करनी है तो आप आना, मैं अली बाबा के बारे में इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूंगा। इंपोर्ट के। और प्लस मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, मैं वेरीफाइड अकाउंट की बात कर रहा हूँ ना, जितने भी आप में से अमेज़न पर कितने लोग थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं जिनको अमेज़न के नो हाउ है? कोई बता सकता है अमेज़न? अच्छा, आप जरूर चेक कीजिएगा कि अमेज़न पर 95% जो लोग हैं वो वेरीफाइड अकाउंट अली बाबा से अपनी प्रोडक्ट सोर्स करते हैं और FBA करते हैं, ठीक है। जितने भी सेलर्स हैं अली बाबा पे और उस पे अमेज़न, वो भी सोर्स कहां से करते हैं? अली बाबा से, और सेल करते हैं। अली वो दिखाना जरा RFQ। RFQ क्या होता है? ये आपको $900 जो वाला ना पर ईयर, इसमें आपको 5 RFQ मिलते हैं। 5 RFQ का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अब ये देखें, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन को मैंने क्लिक किया तो ये नीचे मार्केट आ गई है पूरी, ठीक है। थोड़ा नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन, ये हर क्लाइंट ने, पूरी दुनिया से क्लाइंट ने अपनी कोटेशन दी हुई है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और इतनी प्रोडक्ट्स चाहिए। ये हांगकांग वाला क्या कह रहा है? मुझे कितने पीसेस चाहिए? थोड़ा और जूम करो सर को जरा ध्यान से। वो हांगकांग का वाला कह रहा है मुझे 500 पीस चाहिए, उसके ऊपर डिटेल लिखी हुई है कि मुझे स्टेनलेस स्टील के मिनी नाइफ चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। उससे सारी डिटेल अपनी कंपनी की डिटेल दी हुई है। ये RFQ की मार्केट होती है बहुत बड़ी, ठीक है। पूरी दुनिया से लोग आके अपनी कोटेशन देते हैं कि हमें ये चीज चाहिए। अब जो $900 वाला अकाउंट है उसमें आप सिर्फ 5 लोगों को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कोटेशन, ठीक है। एज कंपेयर टू दूसरे में आ जाए, बेसिक में आपके पास RFQs होते हैं 20 RFQ आप पर मंथ भेज सकते हैं। ट्रेड इंश्योरेंस भी है, स्मार्ट AI टूल भी है, ये थोड़ा अपग्रेड हो जाता है। मैं आप RFQ को थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। फाइबर पे कल काम कर रहे हैं, हाँ ठीक है। फाइबर पे क्या होता है, एक दो तरह के सिनेरियोज होते हैं। एक सिनेरियो ये होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट अपलोड की हुई है, बायर आता है, आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होता है, या वो बाय कर लेता है या आपसे कम्युनिकेशन करता है। एक फेज तो ये वाला होता है। एक दूसरा फेज भी होता है, वो ये होता है कि किसी ने कोई प्रोडक्ट बाय करनी है, बल्क क्वांटिटी में करनी है, या कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कस्टमाइजेशन है, तो वो सेलर्स को फाइंड आउट नहीं करता। वो क्या करता है, वो अपनी कोटेशन बनाता है और अली बाबा पे अपलोड कर देता है कि फॉर एग्जांपल मुझे ये टिश्यू पेपर चाहिए, उसमें ये नाम लिखा हो, उस पर ये प्रिंटिंग हो, ये उसका साइज हो, और मुझे 10,000 यूनिट्स चाहिए, ठीक है। उसको जो उसे प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो अपनी सारी प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन, उसकी कैटेगरीज, उसकी इमेजेस अली बाबा पे अपलोड कर देता है। वो कहलाता है RFQ। अब जो सेलर है, जो पर्सन बेच रहा है प्रोडक्ट्स को, वो उस RFQs को कोट करता है कि मैं ये प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ इतनी प्राइस है। तो जिसके पास 5 है वो पूरे मंथ में सिर्फ 5 RFQs को को टारगेट कर सकते हैं। जिसके पास 10 है वो 10 को कर सकता है। जिसके पास 20 है एवरी मंथ वो 20 को कर सकता है। जिसके पास 60 है वो 60 को कर सकता है। अब RFQs के अंदर भी कैटेगरीज हैं। RFQs एक कहलाते हैं ब्राउन्स RFQs। वो RFQs होते हैं जो अली बाबा पे बस अभी न्यू आया है और उसने कोटेशन किया है, तो अली बाबा उसको ब्राउन्स RFQs देता है। जैसे अभी यहाँ पे शो हो रहे होंगे कि यहाँ पे ये अली नीचे करना, फुल नीचे बॉटम में होंगे, यहाँ पे ब्राउन्स RFQs शो हो रहे होंगे बिल्कुल बॉटम में। आप लोग ये देखें, ये ब्राउन्स RFQs होते हैं। ये वो RFQs होते हैं, या ये वो पर्सन्स के RFQs हैं जो अली बाबा पे अभी इन्होंने साइन अप किया है, उन्होंने कोई ज्यादा परचेजिंग नहीं की और वो अली बाबा पे उन्होंने कोटेशन दी है।
जब एक पर्सन कुछ बाइंग कर लेता है थ्रू RFQs, तो अली बाबा उसका रैंक हाई कर देता है, उस बायर को ब्राउन से सिल्वर में कन्वर्ट कर देता है। इट मींस अब ये वो RFQs हैं या ये वो पर्सन हैं जो अली बाबा पे रेगुलर परचेजिंग करते हैं, ठीक है। अब आपको उन RFQs की एक्सेस मिलेगी। अब इन RFQs की एक्सेस उसको मिलेगी जिसकी एटलीस्ट 2 स्टार रेटिंग है। अगर आपकी 2 स्टार रेटिंग नहीं है तो आपको इस RFQs की एक्सेस नहीं मिलेगी। या आपके पास वेरीफाइड अकाउंट हो, अगर आपके पास वेरीफाइड अकाउंट नहीं है तो आपने एटलीस्ट 2 स्टार रेटिंग करनी है। जब आपके पास 2 स्टार रेटिंग होगी तो आपके पास सिल्वर RFQs की एक्सेस होगी। इसके बाद होते हैं गोल्ड RFQs, वो सबसे ऊपर गोल्ड RFQs है। गोल्ड RFQs वो बायर्स हैं अली बाबा पे, वो पर्संस हैं जो हर मंथ 3 to 4,000 डॉलर्स की परचेजिंग रेगुलर करते रहते हैं। तो अली बाबा क्या करता है, उन लोगों को गोल्ड RFQs में कन्वर्ट कर देता है। अब ये वो लोग हैं जो डेफिनेटली प्रोडक्ट परचेजिंग करते हैं, ये बिल्कुल पोटेंशियल बायर है। अब आपने इनको अगर आप टारगेट करोगे तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो बायर आपका, वो ये जो RFQs है वो आपका बायर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। पर इस तक कैसे पहुंचना है, इसके लिए आपके पास मिनिमम 3 स्टार रेटिंग होनी चाहिए या आपके पास वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए। सो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आप फॉर एग्जांपल एक पर्सन कहता है यार मैं न्यू पर्सन हूं और मेरे पास मैं कैसे ऑर्डर जनरेट करूंगा। हो सकता है उसको डायरेक्ट क्यूरीज ना आए, उसके पास RFQs तो है ना। अगर वो मेहनत करता है, वो 3 स्टार को क्रॉस करता है, उसके पास जो सिल्वर RFQs की भी एक्सेस मिलेगी, उसके बाद गोल्ड RFQs भी एक्सेस मिलेगी। ये वो पोटेंशियल बायर्स हैं जो रेगुलरली बाइंग करते हैं। अब गेम रह गई सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर। आप जितनी अच्छी कम्युनिकेशन करोगे, जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे, तो ये डेफिनेटली आपके अंदर ऑर्डर में कन्वर्ट होगा। जरूरी नहीं है अली बाबा के आपने बस वेट करना है बायर आए तो हमसे परचेज करे। अली बाबा ये भी ऑप्शन देता है कि आप खुद बायर को कोटेशन भेजो, भेजते रहो, हर महीने भेजते रहो 20 बंदों को, 50 बंदों को। अब बेसिक प्लस में कितने RFQs हैं? 40 RFQs हैं इस पैकेज में। और इसी तरह वेरीफाइड में अली कितने हैं? ये स्टैंडर्ड में भी 40 RFQs हैं और वेरीफाइड में आपके 60 RFQs हैं। कहने का मकसद ये है कि ये स्टैंडर्ड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका एक्सपोजर बढ़ता जाएगा, ठीक है। और मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। कैसे सेल करना है, कहां सेल करना है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको हमने स्टार्ट में ये बताया था कि आप सोशल मीडिया, अपनी वेबसाइट, हर जगह प्रेजेंस हो। उसके बाद मार्केट रिसर्च, उसके बाद ट्रेड की जो वेबसाइट बताई है वहां पर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पता चलेगा। उसके बाद आपको गूगल ट्रेंड का पता चलेगा, आपको अपनी मार्केट प्लेस, टारगेट ऑडियंस का पता चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब ऑलमोस्ट तकरीबन इसको सम अप करने का टाइम है। तो मैं चाह रहा था कि सम अप करने से पहले किसी का कोई भी क्वेश्चन रह गया है, कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप जरूर करें, मैं इंशाल्लाह उसको आंसर करूंगा। जी सर। ये मिनी साइड और शोकेस जो है इनमें क्या डिफरेंस है? अच्छा मैं बताता हूँ। देखिए शोकेस क्या होता है, जैसे आपकी एक दुकान होती है, उसके सामने आपने डिस्प्ले लगाए होते हैं। मेन प्रोडक्ट का आपका डिस्प्ले होता है, ठीक है। आपकी दुकान के बाहर एक डिस्प्ले होता है कि फॉर एग्जांपल जो जैकेट्स बेच रहा है उसने एक जैकेट लगाई होगी बाहर अपनी दुकान के बाहर, जो टी-शर्ट्स बेच रहा है उसमें से कोई एक उसने टी-शर्ट लगाई होगी, उसे कहते हैं शोकेस। शोकेस वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिसपे यूजर की ज्यादा इंटरेक्शन होती है। जब वो बाहर विंडो शॉपिंग कर रहा है या बाहर गुजर रहा है तो उसकी इंटरेक्शन सबसे पहले शोकेसेस पे आती है। इसी तरह अली बाबा ये कहता है कि आपको कुछ हम शोकेसेस देते हैं, उस शोकेसेस को अली बाबा खुद ऑप्टिमाइज करता है, उस प्रोडक्ट्स को खुद अली बाबा रैंक करता है कि ये वाली मिनिमम ये प्रोडक्ट्स आपकी रैंक हो ताकि ऑडियंस आपके पास आए, ठीक है। तो जितने शोकेसेस ज्यादा होंगे अगेन उतनी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, जितनी आपके पास शोकेसेस कम है उतनी अपॉर्चुनिटी कम है, ठीक है। तो जैसे आतिफ भाई ने बोला, मतलब जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलता है। ये एक्स रेशो वाई है, आप जितना इन्वेस्ट करेंगे एक्स उतना आपको वाई मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैं एक्स कुछ भी ना करूं और वाई मेरा मल्टी टाइम्स हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। सो जितनी आपकी इनपुट है उतनी आपकी आउटपुट होती है। अब इनपुट में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, दूसरी आपकी टाइम, एनर्जी और आपका मेहनत है। आप जितनी ये दो चीजें इन्वॉल्व करते हैं उतनी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। यार बिजनेस दुनिया का कौन सा है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट है? पहले बात तो ये है। और वो कौन सा बिजनेस है जिसमें रिस्क नहीं है? मुझे ये बताओ। और कौन सा बिजनेस है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही है? मुझे ये बताओ। सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजों को हमें देखना है ना, कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना है ना। जितनी लेट करेंगे उतनी हम पीछे जाते जाएंगे।
और जितनी देर जितना टाइम गुजर रहा है उस हिसाब से तो मैं हमारे साथ में ही वाइस प्रेसिडेंट वेलकम करते हैं सर। तो हमारा बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हमारा जो सेशन था कंप्लीट जो था वो अली बाबा पे था, तो ऑलमोस्ट आज हमने सम अप कर लिया। तो अब ऑडियंस से हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे ऑलमोस्ट, तो अब सबका फीडबैक भी चाहिए और फिर हम इसको सम अप करते हैं। जिसका कोई क्वेश्चन है, जिसने कोई सजेशन देनी है तो सर प्लीज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो रिस्पॉन्स टाइम है, बाकी चीज़ें तो कोशिश की है वो मेरे के लिए जी सर। खासतौर पर जो यूएसए है उनसे टाइम डिफरेंस काफ़ी है। हाँ। अब वो बड़ी कोशिश के बावजूद भी वो 7-8 घंटे से कम नहीं होता, क्योंकि 7-8 घंटे रात को डिस्प्ले हुआ है। अब वो जब तक सुबह ऑफिस टाइम में जाते हैं फिर करते हैं, वो टाइम जो है वहाँ से जो है ना कम नहीं हुआ उसका। उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है उसमें जो ऑटो है अगर तो रिस्पॉन्स लगाते हैं वो अलीबाबा काउंट नहीं नहीं वो करता। नहीं करता। इसका क्या है उसका ये होता है आपको टारगेट करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आपकी मार्केट प्लेस कौन सी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नाइट पे करता हूँ काम, तो मुझे पता है मुझे 90% जो इंक्वायरीज है ना वो यूएस में आएंगी, तो फिर मैं यूएस टाइमिंग में अवेलेबल होता हूँ। आपने ये देखना है कि आपको नंबर ऑफ इंक्वायरीज किस कंट्री से आ रही हैं, किस टाइम जोन में आ रही हैं, तो फिर आपने कोशिश करना है उस टाइम जोन में अपनी अवेलेबिलिटी करें या अपनी कोई टीम मेंबर ऐसा रखें जो उस टाइम जोन में अवेलेबल हो। अब मैं हूँ, जैसे मैं मेरे वर्किंग आवर्स, मैं शाम 5 बजे ऑफिस जाता हूँ और सुबह 4 बजे आता हूँ, तो मेरी वर्किंग आवर्स ही वो हैं जिस टाइम जोन में मेरी ऑडियंस अवेलेबल है। अगर आपका पोटेंशियल बायर है और उस टाइम जोन में आप अवेलेबल नहीं है तो फिर वो पोटेंशियल बायर आपको नहीं मिलेगा, जो उस टाइम अवेलेबल है वो उसके पास चला जाएगा। तो बाकी मैं, जैसा आप सब जानते हैं, कुछ लोग वो भी हैं जिन्होंने मुझे लास्ट 3-4 मंथ से मुझे अटेंड कर रहे हैं, तो मैं अब ये चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा फीडबैक दें और आप शाज़ेब अपने बारे में बताएं कि आफ्टर सेशंस आपने, मुझे पता है माशाल्लाह काम किया है, तो थोड़ा इंकरेजमेंट के लिए ज़रा बताएं। आपने, मुझे पता है, कंटेनर माशाल्लाह भेजा है, थोड़ा बहुत डिटेल बताएं थोड़ा इंकरेजमेंट के लिए। मैं चाहता हूँ बस गुजरांवाला की किसी ना किसी सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़े, जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आता हूँ और 3 महीने से जो मैं आ रहा था और अभी भी आया हूँ। प्लीज़। तो जिस दिन से यहाँ पे हमारे हमारे चैम्बर में फर्स्ट टाइम ये सेशन स्टार्ट हुए ई कॉमर्स से रिलेटेड, ये मैं बहुत बड़ा इनिशिएटिव कहूँगा हमारे चैम्बर का जो इन्होंने लिया है R&D के साथ मिलकर। हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर इस तरह के मज़ीद सेशन भी अरेंज किए जाएंगे। सर ने हमें ई कॉमर्स में बिल्कुल A to Z हमें गाइड किया है, B2B B2C में किस लेवल से बिजनेस करना है, एक्सपोर्ट के वाले से इन डिटेल सर ने बताया। बाकी लेक्चर्स के दौरान बिल्कुल बिजनेस मैनेजमेंट से बहुत अच्छा सर ने गाइड किया है, ट्रेनर जो आते रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फर्स्ट शिपमेंट की है, उसके अंदर मैं कहूँगा मेरा बहुत मेन रोल इन सेशंस का है, जहाँ से सीख के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सीखा और करने में मैं कामयाब हुआ हूँ। और इसमें मैं स्पेशल शुक्रिया का चैम्बर का भी करता हूँ, सर का भी करता हूँ, हमारे प्रेजेंट्स उनका भी करता हूँ। उन्होंने अपॉर्चुनिटी मुझे दी है जिनकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। आज भी अगर बैठा हूँ तो सर ने अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आपके पास आऊँ और आपको इनकरेज कर सकूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा अपने काइंड वर्ड्स जो हैं थोड़ा बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बड़ी खुशी होती है जब इस तरह का कोई इवेंट हो और इसके अंदर पार्टिसिपेशन अच्छी हो, क्योंकि बड़े अरसे से कोशिश, हमारा एक विजन था कि गुजरांवाला बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 36 मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जो गुजरांवाला के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी हम एक्सपोर्ट में अभी भी बहुत पीछे हैं। तो जो हमने एक इनिशिएटिव लिया था R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और उसका मेन पर्पस था कि अपने शहर गुजरांवाला की जो प्रोडक्ट्स हैं इनको ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी लेकर जाएं और एक्सपोर्ट बढ़ाएं। डेफिनेटली एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो एक्सपोर्टर होगा उसके तो हालात बेहतर होंगे ही होंगे, मुल्क के भी हालात बेहतर होंगे। तो इसी वजह से हमने ये एक प्रोग्राम शुरू किया और मैं समझता हूँ कि ये सारी टीम की मेरे साथ बैठे हैं, इनकी 3-4 महीने बड़ी मेहनत रही है जो ये सेशंस करवाते रहे हैं। इसमें एक सक्सेस स्टोरी उन्होंने मेरे साथ जिक्र किया आपके वाले से कि आपने एक्सपोर्ट
का पहला ऑर्डर जो है वो मैच्योर कर लिया है और आप एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी है। एक तो मैं कहूँगा कि इनकी सक्सेस स्टोरी बना के जी, जरूर सर। इस तरीके का, ताकि हमारे जितनी भी इंडस्ट्री के बाकी भी हम उनके साथ इनकी सक्सेस स्टोरी शेयर करें, वो भी इनकरेज हों और इस प्लेटफॉर्म पे आए, अली बाबा पर आए और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट कर सकें। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक खुद बड़े से अली बाबा के साथ काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन टाइम की कुछ कमी की वजह से नहीं कर सका। लेकिन मेरे बड़े सारे जानने वाले हैं जो अली बाबा के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। इसका रिजल्ट आपको शायद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में ना मिले। अगर कोई भी दोस्त ये समझता है कि हमने आज अली बाबा पे अकाउंट ओपन किया और नेक्स्ट मंथ या विद इन 2-3 मंथ्स हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा तो शायद पॉसिबल ना हो। लेकिन अगर आप इसको मैं समझता हूँ कि ज़रा समझें कि 2 महीने, 6 महीने टाइम लगना है, सब्र के साथ काम करें तो इसका बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट हमारे लिए हो सकता है। और जितनी ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हम तो एक्सपोर्ट का पूरे पाकिस्तान का बन सकते हैं। जितनी एक्सपोर्ट इस टाइम पे पूरा पाकिस्तान मिलके कर रहा है, गुजरांवाला अकेले के पास उतनी एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल मौजूद है। तो मैं आप सबको भी कहूँगा कि इसके अंदर अपने दोस्तों को भी इंगेज करें, फैमिली मेम्बर्स को इंगेज करें और एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान दें। छोड़ दें जो यंगस्टर्स स्पेसिफिक खास तौर पे हैं, अगर कोई वो अपनी डिग्रीज पूरी करते हैं और पूरी करने के बाद वो कहते हैं कि जी अब हम जॉब ढूंढेंगे 50,000 की, 60,000 की, लाख रुपए की, तो बिजनेस करना बहुत टफ जॉब है। जॉब कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन अगर इजी काम की तरफ जाएंगे तो उसका रिटर्न भी उतना कम होगा। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो इसकी तरफ आए, बाकी लोगों को भी इंकरेज करें और डेफिनेटली जब आप वीडियो शेयर करेंगे और मामला करेंगे तो मेरा है काफ़ी ज़्यादा दोस्त हमारे इंकरेज अभी तो 2 लोग आए नहीं, इंशाल्लाह मैं वो भी करूँगा। और सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा नाम जो है वो प्रोफेसर आरफ कुक है। बेसिकली तो मैं टीच ही करता हूँ और मेरा जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री है। मैंने स्पेशली बिजनेस के लिए बिजनेस मैनेजमेंट में यूएसए से डिग्री की ऑनलाइन जो। और मैं तो वैसे घूमता घूमता इधर आया था चैम्बर में, लेकिन जब मुझे पता चला कि R&D जो है वो 3 माह का सेशन कर रही है, तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं। तो मैंने 3 पूरे माह जो है आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आई थिंक जो मैंने डिग्री वहाँ से की है वहाँ पे तो इतना पे करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने जो फ्री जो है बहुत सारी चीज़ें जो है सीखी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आतिफ साहब, हबीब और अली और साकिब साहब और भी दोस्त आए हैं, उन्होंने बहुत यानी अच्छे तरीके से सिखाया उन्होंने, यानी कन्वेइंग मैसेज जो था इट वाज वंडरफुल। और मैं ये समझता हूँ कि जो चैम्बर है जिन्होंने ये डेफिनेटली अलाउ किया, उनको हेल्प कर रहे हैं। एक दो चीज़ें ये हैं कि वो इसको वीकली भी रखें, कुछ सेमिनार्स ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो एक्टिवनेस है वो जो है वो जारी और सारी रहे। वीकली भी तो कम से कम 15 डेज में तो एक दफ़ा ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा ये कि जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, बहुत बड़ी देर से आ रहे हैं जैसे, और वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको कुछ स्पेशली जो है वो ट्रीट किया जाए ताकि वो और इनकरेजमेंट उनमें हो और आगे बढ़ सके और सीख सके। हमारे बुजुर्ग जो है ना वो भी रेगुलर आ रहे हैं, इनका भी नाता नहीं है। उनकी कमिटमेंट पे माशाल्लाह मुझे ना बड़ी खुशी होती है। जो हमारे बुजुर्ग कमिट होते हैं तो उनकी कमिटमेंट का लेवल फिर जवानों से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ठान लेते हैं कि ये काम करना है। आपने बात की प्रोग्राम्स की, ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट था। अभी हम एक सेशन हमने अरेंज किया और हमने कहा कि इसका रिजल्ट देखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप लोगों की प्रेजेंस से नज़र आ रहा है कि इसका रिजल्ट बड़ा फ्रूटफुल रहा है। और इंशाल्लाह हम इसको वीकली नहीं तो फोर्टनाइटली पे भी प्रोग्राम पे लेकर जाएंगे। और अभी से ये अली बाबा जिस तरह चल रहा है ये एक्सपोर्ट के लिए है। हम इसी तरीके से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शॉपिफाई के कोर्सेज की तरफ भी हमारा प्लान है, हम जाएँ, हम अमेजोन की तरफ भी जाएँ, इवन कि लोकल सेलिंग की तरफ भी जाएँ। लोकली पाकिस्तान 250 मिलियन पॉपुलेशन की आबादी है, जो कि इटसेल्फ बहुत बड़ी मार्केट है। तो हम डिफरेंट कोर्सेज इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर लेकर जाएंगे। उसके अलावा हम इंक्यूबेशन सेंटर पे भी काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे दोस्त मेरे हाल समझते होंगे इंक्यूबेशन सेंटर का पर्पस, उसके अंदर भी आईटी से रिलेटेड और आईटी के अलावा भी जो बिजनेस के भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नए स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, उसमें भी हम फैसिलिटेट करेंगे। और आने वाले टाइम में गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन आने वाले टाइम में हमारा मकसद, जिसका मैंने पहले भी बताया, यही है कि गुजरांवाला को हमने
पाकिस्तान का एक्सपोर्ट हब बनाना है। पाकिस्तान अभी चिड़े बटेरों के नाम से मशहूर है, गुजरावाला अभी पहलवानों के नाम से मशहूर है, लेकिन हमने इसकी ये पहचान को बदलना है। जब भी गुजरावाला का नाम आए तो ये पता लगे कि ये एक्सपोर्टर्स का शहर है। इधर से हर गली से हर मोहल्ले में, जिस तरह भी कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में मशहूर है कि गली गली में कॉटेज इंडस्ट्री लगी हुई है, इस तरह आने वाले 2 4 5 साल में ये पता हो कि गली गली में एक्सपोर्टर बैठा हुआ है। तो इसके विजन को हम लेकर चलते हैं इंशाल्लाह। एक और चीज़ थी जो आई वाज फीलिंग, वो ये है कि देखिए बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं वो, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता जो स्किल्स आती हैं, बहुत सारी स्किल्स होती हैं उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अगर चैम्बर जो है एक इंटर्नशिप प्रोग्राम रखे और उसके साथ जो है वो उनको आगे जॉब्स का ऐसे करे, ताकि ये जो हमारे बिजनेसमैन आते हैं हर बार लोगों को नहीं बात को पता है, तो उनकी हेल्प कर सकें। इससे ये होगा कि एक तो जॉब क्रिएशन में भी हेल्प होगी, दूसरे लोगों के अंदर जो है वो उनकी जो बजट है, किचन बजट है, वो भी चलेगा और फाइनेंशियली भी लोग मजबूत होंगे और आगे वो भी बिजनेसमैन बन सकें। देखिए इसमें एक काम हम कर रहे हैं अपने एंड पे, एक काम जो मैं आप लोगों की तरफ से भी सपोर्ट की ज़रूरत है। बड़े सारे हम प्रोग्राम्स हैं जो हम कैरी कर रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन जब तक मेंबर्स आएंगे नहीं और मेंबर्स आके हमसे पूछेंगे नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे और जो इन्फॉर्मेशन उसको उनको मिलेगी वो आगे पास ऑन नहीं करेंगे तो वो प्रोजेक्ट्स कामयाब नहीं हो सकते। हमारे पास अभी इधर भी प्रोजेक्ट चल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलके हमने किया है, किसी की भी लेट्स सपोज 100 या 200 लेबर की फैक्ट्री है तो उसके अंदर हम 10 इंटर्निस 15 इंटर्निस को भेज रहे हैं। उनको पेड वो इंटर्नशिप्स होंगी, स्टाइपेंड्स मिलेंगे, गवर्नमेंट पे करेगी और जो हमारी इंडस्ट्री है उनको वो काम सिखाएगी। और उसके अंदर से जो बेहतर कोई इंटर्नीज होंगे जो आप समझते होंगे कि हमने इनको रिटेन करना है, उनके इंटर्नशिप पीरियड के बाद उनको जॉब्स भी हम देंगे, तो उस तरफ भी हम जाएंगे। लेकिन वो जिस तरीके से बात है वो हमारे थोड़े से विजन से हट जाता है, वो जॉब क्रिएशन वाला मामला आ जाता है, जॉब देने वाला मामला आ जाता है। हम जॉब क्रिएशन करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम जो दोस्त इधर बैठे हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम जॉब्स लेने जाएं, मांगने जाएं कि हमें जॉब दे दें, या हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो जब ग्रेजुएशन करके निकले तो वो कहेंगे कि हमने जॉब करनी है, वो अपने कारोबार शुरू करें। मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगती है, पहले 2 3 4 साल 5 साल बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन मैंने बड़े सारे अपने सर्कल में देखे हैं बंदे जिन्होंने बड़े हम्बल बैकग्राउंड से शुरू किया, बड़े मिनिमम से प्रॉफिट से उन्होंने कैपिटल से शुरू किया, लेकिन मेहनती लोग थे, अल्लाह ने उनको बड़ी तरक्की दी और उन्होंने इस टाइम पे उनके कारोबार भी सेटल्ड है, मामला भी है, वो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने बैरून मुल्क भी जा रहे हैं। तो जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि हम बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स पैदा करें और बाद में वो लोग जॉब्स दें। कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत ज़रूरी है, जो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी कम है हम में। नहीं, इसमें एक और चीज़ भी है कि देखिए हमारे गुजरांवाला में बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है और आई थिंक इस गुजरांवाला वो सोल सिटी है, एक ही सिटी है जो वो कर रहा है, जैसे सैनिटरी है, दूसरे जैसे आपके लेदर इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट का, अब लेदर की प्रोडक्ट जो है वो तो गुजरांवाला में शाहपुर में होती है, लेकिन इंस्टीट्यूशन इधर है। तो जो इंस्टीट्यूशन रिलेटेड प्रोडक्ट है अगर वो एक इंस्टीट्यूशन हो तो वो दैट विल बी नाइस। सियालकोट से ज़्यादा सेक्टर हाँ, गुजरात में है। मैं कल भी एक जगह बात कर रहा था कि मैं शक्तिय तौर पे ये बात कर सकता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी बिल्डिंग या घर ऐसा नहीं हो सकता जिसमें गुजरांवाला की कोई ना कोई प्रोडक्ट ना लगी हो। एग्जैक्टली। सियालकोट के प्रोडक्ट्स के बगैर बिल्डिंग्स बन सकती हैं, लाहौर के प्रोडक्ट्स के बगैर बन सकती है, लेकिन गुजरांवाला के प्रोडक्ट्स के बगैर कोई भी इमारत नहीं बन सकती। ये चीज़ जो है कंटिन्यू कुछ नहीं बन मैं अफसर सरफराज, बेसिकली मैं MA प्रोफेसर हूँ, काफ़ी देर प्रोफेसरशिप की है मैंने, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था। तब जब ये ऑनलाइन मार्केट आया 8-9 साल पहले, तब बहुत कम ये ऑनलाइन का होता था, तो माशाल्लाह काफ़ी बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया, करती रही। बेसिकली आपके इदारे में जब ये मैं आई इधर, तो हमने तो एज ऐसे लिया इसको कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, देखते हैं चल के कि क्या होता है। लेकिन 2-3 क्लासेस लेने के बाद सीखा, कहते हैं ना कि इंसान सीखता रहता है ज़िंदगी में, चाहे वो जितना मर्जी बिजनेसमैन बन जाए। माशाल्लाह मैं 2-2.5 लाख मंथली अर्निंग कर रही, सेलिंग में अर्निंग है अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन यहाँ आके मुझे जो एक मोटिव सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और जो चीज़ मुझे मिली कि मैं इस चीज़ को अडॉप्ट करूँ और इस चीज़ को करूँ, वो ये है कि जो चीज़ हम किसी का सेल कर रही थी ना, मैं सेलिंग कर रही थी, तो अब मैंने अपनी ब्रांड पे काम करना शुरू किया। ये मैं बताना चाहती थी कि आपके इस सेशन के थ्रू मुझे ये हुआ है कि हम अपना ब्रांड बना रहे हैं। 15 लाख की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है माशाल्लाह। तो उसके बाद हम अपनी ब्रांड पे काम कर रहे हैं, जो पहले तो नेशनली चलेगी इंशाल्लाह, उसके बाद इंटरनेशनली चलेगी। ये सारा इसका क्रेडिट नाम आतिफ साहब का और उनकी टीम का क्रेडिट है जी, जी। जिन्होंने आपको मोटिवेट जी जी, इन्हीं का नाम, इनका नाम थोड़ा हाँ जी, ये सारे इन्होंने हम किया कि आप जो दूसरा कर रहे हैं, किसी का रीसेल कर रहे हैं, तो आप अपना ब्रांड बनाएं। हम अपने ब्रांड पे काम कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द पहले नेशनली होगा, फिर इंटरनेशनली होगा, क्योंकि पता चल जाता है कि इंसान को उस फील्ड में कि क्या चीज़ है परफेक्ट जो हर चीज़ बन सकती है। तो हमें इस इदारे में आने का ये फ़ायदा हुआ। मैं गुजरावाला की हूँ, हम में रहते, तो गुजरावाला की हूँ, तो फर्स्ट इंशाल्लाह ब्रांड इक्वालिटी इंशाल्लाह आपका ही होगा, मुझे खुशी भी होगी और हमारी फर्स्ट फीमेल बहन होगी। और मुझे, मैं एसेट बिल्डिंग पर हमेशा हमेशा बात करता हूँ, लाइबिलिटीज पर बात नहीं करता। मैं कहता हूँ बाकी सारे ऑनलाइन काम लाइबिलिटीज हैं, और आपकी एसेट बिल्डिंग, आपकी अपनी आपकी वेबसाइट है, आपका ये अली बाबा का ब्रांड है, बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ये हैं, इसमें नो डाउट काम है, बिजनेस है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी अर्निंग है, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो ये है लाइबिलिटीज। हमने जाना एसेट जब इंसान के बिल्डिंग। पास पैसा होता है, काम करके आता है। जब आपके पास पैसा होगा, आप काम करेंगे तो आपको खुद ही आ जाएगा इंशाल्लाह। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। तो किसी भाई का और कोई क्वेश्चन आज के हवाले से? सर जी सर। मेरा नाम इरफान अहमद है जी, और मैं हूँ ट्रेड फाइनेंस कंसल्टेंट एट ट्रेड फाइनेंस कंपनी इंटरनेशनल। हमारे बिजनेस ऑफिस हैं और हम एक्सपोर्टर्स को बड़ा सपोर्ट करते हैं। अगर उनको पास फंड की कमी है, फंड उनको चाहिए, तो हम उनको फंड प्रोवाइड कर सकते हैं। वो पता कैसे कि जो उनके इम्पोर्टर्स हैं ना, उनकी फेवर में हम एडवांस पेमेंट गारंटी इशू करते हैं। एडवांस पेमेंट गारंटी के गए वो जो इम्पोर्टर है वो एक्सपोर्टर को पैसे भिजवा देगा, और जो जब शिपमेंट हो जाएगी वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। हो सकता है पाकिस्तानी बड़ा अच्छा एक्सपोर्टर हो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में उसकी इतनी वर्थ ना हो, लेकिन क्योंकि हम इंटरनेशनल कंपनी है, हमारी इंटरनेशनल बैंक से तल्लुकात हैं, तो हमारी जो गारंटी को मान जाएंगे। हम कोई कोलैटरल भी नहीं लेंगे, कोई सिक्योरिटी भी नहीं, विदाउट कोलैटरल विदाउट सिक्योरिटी होगी। सिर्फ हम लेंगे, और पता गड्डी कंफ्यूजन होती है, वो हम लेंगे। हाँ जी करते हैं, बड़े सारे ट्रांजेक्शन करें, कौन भी खेलें, कंटेनर लें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और, ये एक प्रोडक्ट है स्पेसिफिकली इम्पोर्टर्स के लिए जो चाइना से माल इम्पोर्ट करते हैं। अब पाकिस्तान में स्टेट बैंक कहता है कि आप जो है ना ओपन कंपनी इम्पोर्ट कर सकते हैं सिर्फ रॉ मटेरियल और स्पेयर पार्ट्स। तो जो इम्पोर्टर हैं जो रॉ मटेरियल स्पेयर पार्ट्स इम्पोर्ट करते हैं, तो उनके लिए हमारी बेसिक फैसिलिटी है कि हम उनको $3 करोड़ तक की फैसिलिटी क्रेडिट फैसिलिटी दे सकते हैं। $3 करोड़ तक है नहीं, और ये भी विदाउट कोलैटरल। अब ये होता कैसे है? सबसे पहले वो जो इम्पोर्टर होगा ना जी, उसकी होगी क्रेडिट असेसमेंट। क्रेडिट असेसमेंट करेगी साइनो इंश्योर कंपनी, जो चाइना की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी है। वो उस लिमिट भी डिटरमिन कर देगी कि जो क्लाइंट इम्पोर्टर की लिमिट हम प्रूव कर रहे हैं, और उसकी लिमिट बन गई। अब वो जो भी माल खरीदेगा ना, 30% इम्पोर्टर पेमेंट करेगा, 70% जो है 70% जो है वो महसूस हो जाएगी, वही सन्श्योर करेगी, और ये भी विदाउट कोलैटरल होगा। और अगर वो बंदा पार्टी जो अपनी लिमिट बनाती है 1 मिलियन या उससे ऊपर डॉलर की, उस पर इनिशियल कास्ट आएगी 4%। अगर 1 मिलियन से नीचे भी बनाती है, उस पर इनिशियल कास्ट आएगी 5%। और ये जो उसके आलम वाली है, उसने पे बैक करना, अगर 30 डेज बाद पेमेंट करता है 70% की, तो उस पर मार्जिन पड़ेगा 1%। 7 दिन बाद करता है तो 2%, 3 दिन बाद करता है 3%, 120 दिन बाद करता है 4%। यानी कि 120 दिन तक उसको क्रेडिट मिल सकता है, वो अपना माल बेच के तो पैसे जो है विदाउट कोलैटरल। कोई पाकिस्तान में कोई बैंक कोई फैसिलिटी नहीं देता, ना एडवांस पेमेंट गारंटी की, कोई पाकिस्तान में चले बैंक से मैं कह रहा हूँ
पाकिस्तान में जितने बैंक हैं वो जब भी क्रेडिट इशू करते हैं 100% उस पे क्रेडिट इशू करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश मार्जिन एज वेल एज प्रॉपर्टी। तो हमारे पास जो एडवांस में गाड़ियां देंगे वो विदाउट कोलैटरल होगी। आतिफ साहब आपके पास मौजूद है इंशाल्लाह, जिसको भी किसी को जरूरत होगी आपके साथ इंशाल्लाह। बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाह रही हूँ। जी सर, एक मैं जस्ट बात काट रहा हूँ, मेरी एक मीटिंग हो रहा है, कमिटमेंट हो रहा है, तो मैं इंशाल्लाह वो जरा अटेंड करनी है। आप लोगों के मजीद सेशन रहते हैं अभी? नहीं, बस हम समाप्त कर रहे इसके हैं, बाद भी कोई सेशन होगा? अभी फिलहाल स्केड्यूल नहीं है। जी, हम चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी भी हुआ तो आपसे मुलाकात होगी। बाकी गुजरात चैम्बर के ऑफिस आप लोगों के लिए खुले हैं, कभी भी कोई काम हो हम किसी तरीके से भी हेल्प आउट कर सकते हो हमारे साथ इरफान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। ये ट्रेडिंग का ये इन्होंने बताया कि चाइना पे चाइना से हम माल मंगवा के दे सकते हैं, कर सकते हैं। असल में अपनी ब्रांड बनाने का बहुत सारी हमें पता चला, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जो हमें नहीं था पता। सर्विस शू फैक्ट्री आपको पता होगा, बहुत मशहूर फैक्ट्री है। वो इनके शूज़ों के अंदर जो मटेरियल है ना, वो सॉफ्ट जो करता है शूज़ को, तो जो कंफर्टेबिलिटी फराहम करता है, वो चाइना से वो वाला इंपोर्ट करते हैं। लेकिन हमने पाकिस्तानी ये गुजरांवाला का वहाँ से हमने लिया, ये जो प्लास्टिक के वो बनाते हैं मटेरियल, वो ये रबड़ मटेरियल वाला भी उनके पास होता है। तो अगर हम बेसिकली वहाँ से जो चीज़ें हमने इंपोर्ट कर रही हैं, हम यहाँ से क्यों नहीं वो चीज़ें जिस तरह हम लोगों ने की हैं। तो ये तो देखिए जो चाइना है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड माल एक्सपोर्ट करता है, ठीक है जी। वो मास लेवल पे प्रोडक्शन करता है, वो मास लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। वैसे भी कुछ प्रोडक्ट्स किसी का परचेज करने सस्ती पड़ती है, कोई लोकल मैन्युफैक्चर करना सस्ती पड़ती है, तो ये बड़ा कॉस्ट बेनिफिट नेक्स्ट कर लेता है। उसको लोकली प्रोड्यूस करना सस्ती पड़ती है, लोकली प्रोड्यूस कर ले। अगर को बात करें इंपोर्ट करना काफी सस्ती पड़ती है पाकिस्तान में भी। मैं इंशाल्लाह ना सेकंड जो स्केड्यूल है ना, इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। आप सबके कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास आ गए हैं, आपको मैं अपने ग्रुप में ऐड भी कर लूँगा और नेक्स्ट जो भी स्केड्यूल हुआ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और काइंडली जो भी आज का सेशन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें कोई 10% या 20% इनिशिएटिव लेंगे। मैं एकदम से तो नहीं कहता कि फैसला करें, लेकिन अगर आपने कुछ करना है तो एज सून एज पॉसिबल इनिशिएटिव लें। तो बाकी अभी तक के लिए फिर आज के लिए इजाज़त देता हूँ, और आप सब लोग का एक दफ़ा बहुत शुक्रिया, आप इतने टाइम के लिए मेरे पास आए हैं और मेरे लिए टाइम निकाला आपने, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।